बाजार के लिए है बेहद जबरदस्त ट्रेडिंग सेशन और बाजार ने और सारे इन्वेस्टर्स ने मित्री का किया है जमकर स्वागत। आइए फाइनल ट्रेड में भी आप सबका स्वागत है। नमस्कार, मैं हूं अनिल सिंघवी। मैं हूं मित्री। वाह, तो चलिए मित्री और हम दोनों मिलकर करेंगे आज का आखिरी क्लोजिंग वाला शो और हम आपको बताएंगे कि आखिरी 1-1.5 घंटे में क्या कुछ होने वाला है, क्या कुछ रहने वाला है। तो अरे अनिल सर, मैं भी तो हूँ। आप मेरे को तो भूल गए मित्री के आते ही। इंसान मेरे बगैर ही शो शुरू कर दिया आपने। लेकिन ये थोड़ा मुझे लगा कि भाई नॉट फेयर सर। मुझे लगा कि भाई कि मित्री और मेरे साथ हम अच्छे से कर रहे हैं, तो हमें लगा कि रजत की शायद जरूरत नहीं है। राइट, एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वॉर। अनिल सर के साथ एंकरिंग करने के लिए तो वॉर कर लूं मैं। सुबह अनिल जी ने कहा था कि उनकी और मेरी जोड़ी बेस्ट बन सकती है, तो मैंने सोचा आज ही क्लोजिंग शो में ट्राई कर लूं। देखिए सर, वॉर की बातें कर रही हैं सर। लव एंड वॉर, लव की भी की है। वो कहने की एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वॉर। तो मेरी साइड तो वॉर हो गई ना। तो डिम्पी रजत, डिम्पी को तो छोड़िए। पहले तो मुझे सुबह लग रहा था कि खतरा ज़्यादा डिम्पी को है, लेकिन डिम्पी से ज़्यादा खतरा मुझे आपको लग रहा है। तो एक चीज़ बताऊँ मित्री, आप मेरी जोड़ीदार तो बन सकते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं, कहीं कोई रिस्क नहीं है। मुझे तो अच्छा लग रहा है और मुझे लगता है लोगों को जोड़ी भी पसंद आएगी। मित्री, आप ही पूछिए अगला सवाल। अनिल सर की परमिशन मिल ही गई, तो अब आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले पूजा से जान लेते हैं वो इम्पोर्टेंट इवेंट्स जिन पर बाजार की नजर है। ये हुई ना बात। पूजा बताइए। जी, सबसे पहले तो मैं मित्री का स्वागत करना चाहूँगी। मुझे बहुत क्यूट लग रही है ये और इनके लिए कमेंट्स भी काफ़ी अच्छे आ रहे हैं, मतलब दर्शकों को काफ़ी पसंद भी आ रहे हैं, इतने प्यारे प्यारे कमेंट्स आ रहे हैं। तो मित्री, हम उम्मीद करेंगे मित्री आगे भी हमारे साथ जुड़े, शामिल हो। और मित्री ने जैसा कि इवेंट्स की बात की है, तो पहले शुरुआत कर लेते हैं आज के जो इवेंट्स हैं जो अभी बाकी रह गए, जिन पर कि आपको नज़र रखनी है। फरवरी के CPI के महंगाई के आंकड़े आएंगे और IIP के भी IIP के भी दर आएंगी, तो इस पर आपको नज़र रखनी है। CPI हमारा अनुमान है कि बढ़ सकती है इस बार, और जो IIP का आंकड़ा आएगा उसमें कुछ कटौती देखने को मिल सकती है। 2.4% से घटकर ये जो आंकड़ा है 2.2% के आसपास देखने को मिल सकता है। तो ये दो अहम आंकड़े होंगे जहाँ पर कि आपको नज़र रखनी है। इसके अलावा हुडको और NMDC की बोर्ड की बैठक भी है, जिसमें कि अंतरिम डिविडेंड देने पर विचार किया जाएगा। ब्रेक्जिट के लिए संसद की वोटिंग होगी, तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट इवेंट है जिस पर कि बाजार रिएक्ट करेगा। और कोटक महिंद्रा बैंक के लिए भी काफ़ी अहम दिन है। आज बॉम्बे हाई कोर्ट में सुनवाई है, जिसमें कि प्रमोटर हिस्सा बिक्री मामले पर कुछ फैसला लिया जा सकता है, तो कोटक महिंद्रा बैंक पर भी नज़र रखिए। अब बात करते हैं कल होने वाले इवेंट की। तो कल करंट अकाउंट डेफिसिट के आंकड़े जारी होंगे, यहाँ पे आपको नज़र रखनी है। इसके अलावा कल एक IPO भी खुलेगा MSTC का। ये IPO 13 मार्च से 18 मार्च तक खुला रहेगा। 226 करोड़ का IPO है, जिसमें कि कंपनी को कोई भी रकम नहीं मिलेगी। तो ये दो अहम इवेंट हैं जहां पर कि आपको नजर रखनी है। अनिल सर, डिम्पी सुबह हमारे साथ एंकरिंग कर रहे जी हाँ, थे। बिल्कुल, यस। लेकिन अब बाजार खुलने के बाद जो अहम खबरें आई हैं वो बता रहे हैं। हाँ, डिम्पी कैसा लग रहा है स्टूडियो के बाहर? वाह, डिम्पी आपकी तो क्लास ले ली मित्री ने। नहीं, अब मित्री और अनिल जी हमारी हो गई है दोस्ती। क्या तो बात हमने शो कंप्लीट करने के बाद मित्री और मेरी हो चुकी है दोस्ती, तो इसलिए ये सिर्फ प्यार का भाव है जो मित्री मेरे से पूछ रही है कि अब आपको स्टूडियो के बाहर आके कैसा लग रहा है। तो अच्छा, कैसा लग रहा है बताइए फिर आप। नहीं, अच्छा तो लग रहा है, लेकिन अगर उनके साथ होते और उनके साथ बैठ के शो कर रहे होते जैसे सुबह कर रहे थे, तब तो बड़ा ही मजा आता। चलिए, तो फिर आप दिल छोटा मत कीजिए। मैं मित्र के बिहाफ पे एक काम करिए, आप ये लिंक कंप्लीट कीजिए फिर अंदर आ जाइए, कोई बात नहीं। तो आज हम 1-2 नहीं 4 एंकर्स एक साथ मिलकर शो करेंगे। मित्र भी है, रजत भी हमारे लिए नाम के एंकर तो ही हैं, ऐसा नहीं भले काम ना कर रहे हो, लेकिन है तो सही। और आप भी अंदर आई जाइए, लेकिन पहले बता दीजिए खबरों वाली शेयर। हाँ चलिए, बहुत बढ़िया आपने किया। और मैं इस बीच आपको खबर बता देता हूँ। L&T को लेकर एक खबर है कि L&T की जो कंस्ट्रक्शन डिवीजन है उसको करीब 1000 से 2500 करोड़ रुपए का ऑर्डर मिला है। ये पावर ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन के लिए जुड़े हुए ऑर्डर्स हैं जो कि L&T के अकाउंट से जुड़े जाएंगे। अब आते हैं टाइटन पे। टाइटन US में अपना विस्तार कर रही है। वहाँ की एक कंपनी FTS USA के साथ इन्होंने करार किया है। ये अमेरिका में घड़ियाँ बनाएंगी भी और बेचेंगे भी। अब आते हैं महिंद्रा CI, जो कि वैसे से ही एक फॉरेन कंपनी के साथ इनका टाइप है। ये औरंगाबाद इलेक्ट्रिकल्स के बचे हुए शेयर्स खरीदेगी और 830 करोड़ रुपए में बचे हुए शेयर्स ये खरीदे जाएंगे। खरीद के बाद ऑटो डाइंग कास्टिंग का दायरा बढ़ जाएगा। ये ऑटो के बिजनेस के अंदर उनके जो डाई कास्टिंग का कामकाज है इससे बढ़ा लेंगे इसको। अदानी एंटरप्राइजेस पे खबर ये है कि NHAI से इनको 2 प्रोजेक्ट के लिए ऑर्डर मिले हैं।
केईसी इंटरनेशनल को भी ऑर्डर का ही बज़ है। यहाँ पे 1323 करोड़ रुपए के ऑर्डर हैं। ये अलग अलग डिवीज़न के इनके, जैसे इनको यूएई से ऑर्डर मिला है, कुछ रेलवे से ऑर्डर आए, कुछ स्मार्ट इंफ्रा से ऑर्डर हैं। कुल मिला के ऑर्डर की संख्या 1323 करोड़ रुपया है। अब इंडियन ह्यूम पाइप जो कि पाइप बनाने के बिजनेस में है, इनको भी गुजरात सरकार से ऑर्डर मिला है। जो ऑर्डर है उसकी संख्या 550 करोड़ रुपए की, और ये उनको 24 महीने के अंदर पूरा कर लेना है। कुछ ब्लॉक डील्स भी हुई हैं। इंडियन होटल्स में आज 10 लाख शेयरों का सौदा हुआ है, 147.95 पे। आईसीआईसीआई बैंक में 40 लाख शेयरों का सौदा, एनटीपीसी पे सौदा हुआ 150 रुपये 40 पैसे पे, और आईईएक्स जो कि एक्सचेंज है, एनर्जी एक्सचेंज के तौर पर है, ये 12 लाख शेयरों का सौदा है 163 के रेट पे। तो ये कुछ अलग अलग ट्रेड भी हैं जो ब्लॉक डील के जरिए आपको नोटिस करवाने थे। चलिए, तो ये ब्लॉक डील्स के जरिए बहुत बढ़िया ट्रेड्स होते हुए नजर आए। मित्रिया, बहुत हो गया, अब सवाल पूछूंगा मैं, ठीक है ना जी? आपकी परमिशन होती। डिम्पी ने जैसे ही सांस लेने के लिए रुके, रजत बीच में कूद गए, लेकिन डिम्पी को डर है थोड़ा थोड़ा, भले ही बता नहीं रहे। रजत को पूरा डर है, लेकिन मित्र मुझे बताइए, मैं तो सेफ हूं ना, मुझे तो कोई डरने की जरूरत नहीं है ना, मैं सेफ हूं। 100% सर, आपके लिए तो आई हूँ। अरे वाह। Everyone loves you। अब आंखें झपकाने का वक्त मेरा है। इतनी बेहतरीन हिंदी तो कौन बोलता है? हम सब भी आपसे बहुत प्यार करते हैं। मैं सवाल पूछ लूं मार्केट। चलिए, अब रजत ने इतना मुझे इमोशनल कर दिया है मित्र के बाद, तो अगर मित्र भी प्यार करती है, रजत भी प्यार करते हैं। रजत, अब आप मोर्चा संभालिए, कोई बात नहीं। दोस्ती करने की कोशिश करूंगा वैसे, लेकिन आज मार्केट पे जबरदस्त देखने को मिल रही है, और 106 अंकों के आसपास की बढ़त अब निफ्टी पे होगी, और निफ्टी बैंक जो है वहां पर 370 अंकों का उछाल देखने को मिल रहा है। तो तेजी के सौदे ज्यादा बढ़ रहे हैं मार्केट पे। गेस्ट सिस्टम में हमारे साथ मौजूद है राकेश बंसल जी, कुणाल सरोगी, और साथ साथ राजेश पलविया जी हमारे साथ मौजूद हैं। अच्छा एक्शन देखने को मिल रहा है। तो राजेश जी, शुरुआत आपसे करते हैं। तेजी, हाँ, राजेश जी को शुरुआत करवा रहे हो, तो राजेश जी के तो पास ही बैठी। बार बार मित्री को ले आते हो? मित्र तो बार बार क्या, एक ही बार तो लाए, आज पहली बार। लेकिन राजेश जी आए तो मित्र जरा राजेश जी का स्वागत कीजिए, जरा हाथ मिलाकर जरा। राजेश जी डरिए मत, करंट नहीं आएगा। हाँ बिल्कुल, ये क्या बात है, वाह, आइकॉनिक फोटो हो गया तो राजेश जी, बिल्कुल। तो राजेश जी, मित्र भी आपका स्वागत कर रही है जी। हम हाँ, राजेश जी से आप पूछना चाहते हैं, अब पूछिए। मित्री के आने की खुशी में बताइए सर, फिर मार्केट यहाँ से और तेज हो सकता है। बिल्कुल तेज होना ही चाहिए। और मुझे लगता है यहाँ से निफ्टी में जिस तरीके का आज ब्रेकआउट देखने को मिला, 11,230 का जो लेवल क्रॉस किया है, तो मुझे लगता है ये मोमेंटम कंटिन्यू रहेगा, और ये मुझे लगता है 11,400 से 11,500 तक ये रैली एक्सटेंड होना चाहिए। और बैंक निफ्टी भी मुझे लगता है 28,600 से 700 की रेंज में जाना चाहिए। जिस तरीके से आज जो डिप भी आई थी बैंक निफ्टी में, उसमें भी बाइंग एक्शन वापस आई और डे हाई की तरफ ट्रेड कर रही है। तो मुझे लगता है बिल्कुल 28,600-700 की रेंज में बैंक निफ्टी जाना चाहिए। वहाँ तक मुझे नहीं लगता कि कोई पॉज आएगा, और लेफ्ट आउट फीलिंग मार्केट में बनना चालू हो चुकी है, और जो मार्केट में रह चुके हैं वो अब एग्रेसिव बाइंग, उनकी यहाँ से नई फ्रेश बाइंग दिख रही है। तो मुझे लगता है मार्केट में मोमेंटम कंटिन्यू रहेगा, और अब वो स्टॉक्स सिलेक्ट करना चाहिए जिन स्टॉक्स में मोमेंटम नहीं था, और जो पिछले 3-4 दिन की जो रैली में भी कंसोलिडेट हो रहे थे, वो स्टॉक्स अब यहाँ से बढ़ना चालू है, जैसे कोटक बैंक, इंडसइंड बैंक, और भी बहुत सारे स्टॉक्स है, मेटल स्टॉक्स। तो ये सब स्टॉक्स में अब पार्टिसिपेशन बढ़ने लगा, क्योंकि अब वही स्टॉक्स ऐसे रह गए जहाँ पे तेजी नहीं थी, और नई फ्रेश बाइंग जो आ रही वो उन्हीं स्टॉक्स में देखने को मिल रही। तो मुझे लगता है मोमेंटम कंटिन्यू रहेगा। ये तो आपने इंडेक्स की स्टॉक्स के बारे में बात कर दी, जो हैवी वेट्स है वहाँ पर, चाहे वो निफ्टी बैंक का कॉम्पोनेंट हो या फिर निफ्टी का, लेकिन तेजी अक्रॉस द बोर्ड देखने को मिल रही है। छोटे मझौले स्टॉक्स में तो ज्यादा तेज रफ्तार, 8-8, 10% के रिटर्न सिंगल ट्रेडिंग सेशन में। और एक तो मैं अभी रिपोर्ट पढ़ रहा था, उसमें तो कल अपर सर्किट पे बहुत सारे स्टॉक्स खड़े हुए थे, 200 से ज्यादा मेरे ख्याल से भी। तो ठीक है, एक बार कुणाल जी आप भी बताएं सर, थोड़ा डिप का इंतजार किया जाए, या फिर जो लेफ्ट आउट फीलिंग की बात इस समय राजेश जी कर रहे हैं, ये और बढ़ेगी मार्केट पे, और 11,300 के लेवल भी आसानी से क्रॉस हो जाएंगे? देखिए, मुझे लगता है कि रजत, आज एक गैप अप ओपनिंग हमने निफ्टी पर आते हुए देखी, और उसके बाद पूरे दिन निफ्टी ने उस बढ़त को बनाए रखा, इनफैक्ट उस पर उसको बिल्ड किया, और मुझे लगता है कि अभी भी डे हाई के आसपास निफ्टी ट्रेड कर रहा है। तो ये बहुत पॉजिटिव संकेत है। लेफ्ट आउट फीलिंग आना लाजमी है, काफ़ी लोग शॉर्ट कवर भी कर रहे हैं, और मुझे लगता है जो लोग अभी इंतजार कर रहे हैं उनको और ऊपर के लेवल्स पर शॉर्ट कवर करने पड़ेंगे। एक मामूली सी रेजिस्टेंस मुझे 11,310 के आसपास निफ्टी पर नजर आती है, और ये लेवल निकल गया तो मुझे लगता है कि 11,480 तक कोई खास रेजिस्टेंस निफ्टी पर नहीं है, तो 11,480 के लिए तैयार रहना चाहिए। मुझे लगता है कि वो लेवल्स आएंगे। बैंक निफ्टी भी मौजूदा स्तरों के आसपास ही एक रेजिस्टेंस फेस कर रहा है। फ्यूचर में ये लेवल 28,450 का है। जैसे ही 28,450 फ्यूचर्स में पार होगा, बैंक निफ्टी में भी आपको नए लेवल्स आते हुए दिखेंगे। तो दोनों इंडाइसेस बहुत फर्म फुटिंग पर हैं, जिनके पास है होल्ड करना चाहिए।
चलिए शेयरों पे बात करते हैं और अभी जो डिम्पी बता रहे थे उसमें एक स्टॉक है केईसी इंटरनेशनल, जहां पर 1323 करोड़ का ऑर्डर जो कंपनी के हाथ लग गया और स्टॉक में रफ्तार जोरदार देखने को मिल रही है। राकेश जी आप बताएं सर, केईसी इंटरनेशनल आज 14 अंकों के आसपास की तेजी है और परसेंटेज टर्म्स में 5% का उछाल, ये तेजी और बढ़ सकती है क्या? बिल्कुल रजत, बढ़ सकती है। और यहाँ पे देखें तो एक ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है, 280 रुपए के ऊपर स्टॉक ने एक ब्रेकआउट लिया है। टेक्निकली रजत यहाँ पर 275 का एक स्टॉप लॉस लगाना चाहिए। और ये स्टॉक रजत यहाँ पर पहला टारगेट 300 रुपीज़ का बैठता है और दूसरा टारगेट 311 का बैठता है। अच्छा कैंडिडेट है खरीदारी का, खरीदारी करने की राय रहेगी केईसी इंटरनेशनल में। तो चलिए केईसी इंटरनेशनल में खरीदारी की जा सकती है। स्टॉक बेहद मजबूती के साथ ट्रेड कर रहा है और इस बीच डिम्पी भी मौका मिलता है, स्टूडियो में फिर से आ चुके हैं। मौका कोई छोड़ना नहीं चाहते, न डिम्पी मौका छोड़ना चाहते हैं न रजत छोड़ना चाहते हैं। दोनों मित्र के एक तरफ दोनों बैठे हैं। सैलरी जस्टिफाई करते हैं। नहीं सैलरी नहीं, आप तो अपने परक्यूजिट्स और बोनस भी जस्टिफाई कर रहे हैं। इसे आप परक्यूजिट से समझिए, इसे बोनस ही समझिए। बिल्कुल। तो अब ठीक लग रहा है ना? बहुत अच्छा लग बढ़िया है। तो चलिए अब मित्री हैं आप दोनों हैं, मोर्चा संभालिए और आगे बढ़ाइए कि तेजी और बढ़ सकती नहीं बढ़ सकती। लेकिन हाँ एक चीज़ पक्का है कि जिस तरह से बाजार आज वो बढ़ रहा है ना, ऐसा लग रहा है कि मतलब वो क्या कहना चाहिए, जो वो जोर से बाढ़ नहीं आती पानी की और उसके साथ सब बहा के ले जाता है। तो जो मैं अभी इनिशियली जो डेटा देख रहा था, जो 2:30 बजे काम आएंगे, लेकिन डेटा बहुत ज़बरदस्त बनते हुए दिख रहे हैं। पूछूंगा मैं आपसे। हाँ, और नितिन जी भी मुझे बता रहे हैं कि उन्हें भी जल्दी से एक कॉल देना है। तो नितिन जी ऑप्शन वाले भी आने की तैयारी में है। वो कह रहे हैं ज़्यादा इंतज़ार मत करवाइए, मुझे जल्दी से ही देना है। तो नितिन जी भी आने की तैयारी में, जब तक आप एक बार मैं भी डेटा रेडी कर लेता हूँ। ठीक है। डिम्पी जी और आपके हवाले। हाँ बताइए। मैं तो खैर स्टॉक स्पेसिफिक बात कर रहा था। तो अभी एक अदानी एंटरप्राइजेज, ये स्टॉक अभी थोड़ी देर पहले आप बता रहे थे, इनको भी एक NHAI से इनफैक्ट 2 प्रोजेक्ट्स मिले और आज के सत्र में जो पूरे ही अदानी ग्रुप के जो स्टॉक्स हैं यहाँ पर एक्शन बहुत तेज है। तो कुणाल जी एक बार देख के बताएं सर, अदानी एंटरप्राइजेज पे कमेंट करें, 6% ऊपर है स्टॉक, ये तेजी का कैंडिडेट है क्या? यहाँ से और बढ़ सकती है खरीदारी? देखिए बिल्कुल बढ़ सकती है रजत। आज एक ब्रेकआउट आते हुए चार्ट पर नजर आ रहा है। पिछले कुछ दिनों में इस काउंटर ने कंसोलिडेशन भी अच्छा किया है। निचले स्तरों पर एक राउंडिंग बॉटम पैटर्न बना था और अगर आपको याद हो तो हमने जब इसमें ब्रेकआउट आया था 130 रुपए के आसपास, उस समय भी इसकी बात की थी। और उसके बाद आप देखिए 148 रुपए का भाव अब इसमें आ गया है। मुझे लगता है कि 160 रुपए तक जाएगा। जिनके पास है होल्ड करें, 143 का स्टॉप लॉस रखें, 160 मुझे लगता है कि अडानी एंटरप्राइजेज में मुमकिन है। और साथ ही साथ टाइटन, यहाँ पर एक FTS USA के साथ कंपनी ने करार किया। सुबह से ही देख रहे थे कि टाइटन में रुझान स्ट्रांग है, लेकिन उसके बाद दिन में एक दायरे में यहाँ पर फंसता हुआ नजर आया। लगभग 1.5-2% के आसपास की तेजी स्टॉक में देखने को मिली। तो राजेश जी आप बताएं सर, ये डेरिवेटिव्स में जो आंकड़े शो कर रहा है और लगातार तेजी होती देखी है इस पर्टिकुलर स्टॉक में, ये तेजी बढ़ जाएगी या फिर ठीक है मुनाफा वसूली कर लेनी चाहिए बाजार के इस पड़ाव पे? नहीं देखिए, ये स्टॉक तो ऑल टाइम हाई पे चल रहा है और जिस तरीके का इसने पिछले कुछ दिनों में बिहेव किया स्टॉक ने और जो फॉर्मेशन बन के आया है, वो एक कंसोलिडेशन के बाद वापस इसमें फ्रेश ब्रेकआउट देखने को मिला। मुझे लगता है स्टॉक में तेजी तो कंटिन्यू रहेगी और जिनकी भी पोजीशन है उन्हें होल्ड ही रखना चाहिए। 1065 का स्टॉप लॉस ट्रेल करके रखें, होल्ड करें। मुझे लगता है ये स्टॉक में आगे आने वाले दिनों में 1140 तक के टारगेट बन के आएंगे। तो टाइटन बिल्कुल होल्ड रखना चाहिए और जिस तरीके का फॉर्मेशन है बिल्कुल स्टॉक 1140 तक जाएगा। साथ ही साथ कुछ एक्टिव स्टॉक्स हैं आज, उसमें लिस्ट में बॉम्बे डाइंग शामिल है। ये जो वाडिया ग्रुप से जुड़ी कंपनी है ये एक्टिव हो गई एकदम से। और ये कुछ ऐसे स्टॉक्स हैं जहां पर रिटर्न्स देखिए आप, 9-9%, 10-10% के रिटर्न एक सिंगल ट्रेडिंग सेशन में आते हुए नजर आए। 10% ऊपर है ये। और एक है ट्राइडेंट, ये भी टेक्सटाइल से जुड़ी कंपनी, यहां पर भी 6% के आसपास के रिटर्न्स बनते हुए नजर आए। अच्छा, मैं जो वाडिया ग्रुप की बात कर रहा था उसमें स्टॉक है BBTC यानी कि बॉम्बे बर्मा। इस स्टॉक को अपने रडार पर रखें, ये स्टॉक भी चलना शुरू हुआ है और अभी 6% के आसपास के रिटर्न जनरेट कर रहा है। तो कुणाल जी, बॉम्बे बर्मा या फिर बॉम्बे डाइंग, कोई भी स्टॉक जो आपके रडार पर आया हो आज या फिर पोटेंशियल कैंडिडेट हो तेजी का, वो बता दीजिए। देखिए BBTC है डेफिनेटली रजत। मुझे लगता है कि राउंडिंग बॉटम पैटर्न यहाँ पर भी बना है और 1300 के ऊपर ब्रेकआउट भी आ जाते हुए दिख रहा है। और मुझे लगता है कि 1450-1500 के लेवल्स आपको यहाँ पर आते हुए दिखेंगे। थोड़ा स्लो मूविंग काउंटर है, लेकिन अगर पेशेंस रखा जाए तो 1450 और 1500 ये 2 लेवल्स हैं जिनके लिए होल्ड करना चाहिए। स्टॉप लॉस यहाँ पर 1300 पर रखे। BBTC डेफिनेटली इन स्तरों पर बाय करना चाहिए। तो ये है बॉम्बे बर्मा आपके लिए खरीदारी करने की राय। ब्रिटानिया और बॉम्बे डाइंग की होल्डिंग कंपनी, आज इसका भी वक्त आया है, ये भी स्टॉक चलना शुरू हुआ है। 6% का बड़ा उछाल यहाँ पर आ रहा है। लेकिन आइए अब शामिल करते हैं नितिन जी, ऑप्शन वाले तुरंत प्रभाव से हमारे साथ जुड़ चुके हैं क्योंकि उन्हें देनी है कॉल बेहद जल्द।
नितिन जी स्वागत आपका। बताइए कुछ पहले फ्रेश कॉल देना चाहते हैं आप? अनिल जी देखिए, मैं इंडसइंड बैंक को ट्रैक कर रहा था। 15-20 मिनट में कॉल असल में 10 रुपए बढ़ गई। 1600 की कॉल ऑप्शन थी जो 30 रुपए पे लेना था, बट अब 30 रुपए आ गई। इसमें डिस्क्लोजर है कि हम लोगों ने अपनी कंपनी में ये करीब 20 रुपए पे ली है और 1555 पे स्टॉक लिया है जो 1580 हो गया। तो अब ये मूव कर चुका है, तो अब मैं इसको थोड़ा सा ड्रॉप करता हूँ। मैं और नेक्स्ट आधे घंटे में कुछ नया निकालने की कोशिश करता हूँ। तब तक अपडेट ये रख लेते हैं कि HDFC बैंक की कॉल अप्रोक्सीमेटली टारगेट अचीव हो गया था। उसमें हम क्लोजिंग में प्रॉफिट बुक करेंगे, अभी नहीं। अभी 2120 की कॉल 51 चल रही है। 55, 56, 57 की रेंज में फिर दोबारा मिलनी चाहिए। 57 हाई गया है, तो इसमें हम प्रॉफिट बुक करेंगे, बाकी सारी कॉल्स को कैरी करेंगे। और इंडसइंड बैंक ऑलरेडी मूव कर चुका है, बट हम इसमें 1620 का टारगेट रख रहे हैं। अभी 1580 का रेट है, तो ये 30-40 रुपये बढ़ना चाहिए। ऑप्शंस नहीं, अगर आप चाहते हैं कि मैं कैश में ले लूं या फ्यूचर्स में ट्रेड कर लूं, तो उसमें आप ट्रेड कर सकते हैं। मुझे उम्मीद लग रही है कि कल परसों 2 दिन में ये 1620 आना चाहिए, बट मैं ऑप्शंस की कॉल अभी नहीं दे रहा हूं क्योंकि ऑलरेडी ये मूव कर चुकी है। दूसरी को मैं फिल्टर करता हूँ, नेक्स्ट आधे घंटे 1 घंटे में निकालने की कोशिश। को फिर से फोन लगाऊंगा तब लीवर, एक्सिस बैंक, बजाज ऑटो, ये सारी कॉल्स आप जाने के पहले, मैं मार्केट खत्म होने के पहले अपडेट कर दीजिएगा। तो देखिए बहुत ही बढ़िया ऑनलाइन अपडेशन है एकदम लाइव। हाँ, तो और एक और चीज़ भी अनिल जी अच्छी थी कि उन्होंने कॉल के रेट जैसे ऊपर हो गए तो रोक लिया। हाँ सही बात है, ये चीज़ है कि रोक लिया कि या तो भाव आ जाए, और ये ऑप्शन उनको दे दिया कि आप कैश में और फ्यूचर्स में चाहें तो भले ले लीजिए, बट ऑप्शंस के अंदर अभी आप खरीद ना एक्चुअली मुझे वो मैसेज कर भी रहा था कि शो की शुरुआत में ही मैं जल्दी से देना चाहता हूँ। मुझे नहीं पता था कि इतना जल्दी से देना चाहता है या इतना जल्दी स्टॉक पक अभी जाएगा। आप कह रहे हैं ना बाढ़ आ रही है, तो ये बाढ़ में तो कुछ भी बह सकता है, और इंडसइंड बैंक इसी तरह से चल रहा है। खैर, इस बीच कुणाल जी का शायद कुछ शेयर है। कुणाल जी, आप कुछ कहना चाहते हैं? तो BTST के बिगुल के साथ ही आ रहे हैं, BTSTT के बिगुल के साथ। बनाए कुणाल जी। डिम्पी जी, तुरंत खरीदना है काजरिया, जिसमें कि एक ब्रेकआउट आते हुए नजर आ रहा है। और इस काउंटर में भी देखिए लगातार ये स्टॉक आउट परफॉर्म कर रहा था। मामूली सा एक शैलो करेक्शन आया, पहले भी मैं इस पर खरीदारी की राय दे चुका हूं, सारे लक्ष्य हासिल हुए। लेकिन इस बार जो ब्रेकआउट आ रहा है, मुझे लगता है कि 620 से पहले कोई खास रेजिस्टेंस काजरिया में नहीं है। फ्रेश ब्रेकआउट मौजूदा स्तरों पर है, तो बाय करने की राय है। स्टॉप लॉस यहां पर 578 पर रखना है। पहला टारगेट 610 रुपए का और दूसरा 616 रुपए का दूसरा टारगेट है, तो 610, 616 के टारगेट से बाय करें। स्टॉप लॉस रखें 575। ठीक है, 578 का स्टॉप लॉस है, 610 का पहला टारगेट, दूसरा टारगेट है 616 रुपए का। कजारे सेरेमिक्स को आप खरीद सकते हैं। कुणाल जी ने आपने आप बता रहे हैं। अच्छा कुणाल जी, कुछ और भी कहना चाहते हैं कि आप कजारिया के साथ? हाँ, एक अपडेट डिम्पी जी ये है कि मैं हेवल्स पर आज सवेरे मैंने खरीदारी की राय दी थी, तो उसमें लक्ष्य हासिल हो गया है। और कल गॉडफ्रे फिलिप्स पर हमने खरीदारी की राय दी थी, उसमें हमारे दोनों लक्ष्य हासिल हो गए हैं। तो ये आपके और मित्री जी के, डिम्पी जी, अनिल जी के, रजत जी के, सभी के मैं नजर में लाना चाहता हूँ। आप तो खाली मित्री जी के ले आओ, बाकी तो सब अपने आप हो जाएगा, क्योंकि मित्री जी के दाएं बाएं। देखिए, एक चेतावनी भी मैं एक चेतावनी भी डिम्पी जी को और रजत जी को देना चाहता हूँ कि आप लोग ये मित्री जी से जो प्रतिस्पर्धा है ना, इसको लाइटली मत लीजिए। अच्छा कुणाल जी, ऐसा क्यों? एक्सपेरिमेंट जो है भारी पड़ते हैं, नहीं भारी पड़ते हैं ये डिम्पी जी और रजत जी, सावधान हो जाइए। कई बार ऐसा होता है लैब टेस्ट फेल भी हो जाते हैं, उसका प्रोजेक्ट को बंद कर दिया जाता है। ये देखो घूर रही है देखिए ऐसा है डिम्पी जी, ये लैब टेस्ट फेल नहीं होगा। देखिए आज का प्रदर्शन देखकर और इनकी लोकप्रियता जो एक दिन में बनी है, उसको देखकर आप दोनों को सावधान होना चाहिए। ये चेतावनी है मेरी शुभचिंतक होने के नाते। मैं तो फील भी कर रहा हूँ। वैसे कुणाल जी, शो शुरू हुआ आप बैठे हैं 1300 किलोमीटर दूर हमसे, तो आपको पता नहीं है मित्री जी और हमारे बीच में क्या साठ घाट हो गई। आपको पता है ना, चुनावों की तारीखें हो चुके हैं, उस गठबंधन का माहौल है आजकल। तो आप इस चीज से मान के चलिए गठबंधन हो चुका है, अब सिर्फ घोषणा बाकी रह गई है। इसमें जो मैं एक चीज कहना चाहता हूँ कि सब एक दूसरे के ताकत का फायदा उठाएंगे। मित्री जी की भी कोई खास अच्छी चीजें होंगी, डिम्पी जी, रजत जी की तो है ही, प्रूवन ट्रैक रिकॉर्ड है, तो सबका कुछ न कुछ अच्छा मिलके बेस्ट बनेगा। आपने पहले पूरा अज्यूम कर लिया कि शो अगर करेंगे तो फिर आप ही करेंगे मित्री के साथ, ऐसा लग रहा है। कुणाल जी, अगर तो अभी तक तो किसी ने मेरे शो करने पे तो किसी ने रिस्क उठाया नहीं, सवाल उठाया नहीं, तो मैं अभी तक तो इसे। और अच्छा, मैंने अभी पूछ भी लिया मैंने सेफ हूँ कि नहीं हूँ, तो मित्र ने बोला भी कि अनिल सर आप तो सेफ हैं, एवरीवन लव्स यू।
तो कोई दिक्कत नहीं। आइए थोड़े ट्वीट भी दिखा दे मित्र को, लोग कितना पसंद कर रहे हैं वो मैं आपको बता दूं। शेखर का ट्वीट है, हाय तबस्सुम तेरा, निफ्टी खिल गई सुबह से। वाह क्या सुंदर पंक्तियां लिखी। खुश है बैंक निफ्टी भी, मस्त हैं सारे ट्रेडर भी। शेखर जी ने बड़ी अच्छी लाइनें लिखी भाई, क्या बात है। और संतोष गसगसे साहब का ट्वीट है, अनिल जी के एनालिसिस और परफॉर्मेंस देखकर डर तो नहीं गए? मित्र भी बोलेगी कैसे कर लेते हैं आप? अरे वाह क्या बात है। हाँ मित्र से ये तो बुलवाना है, कैसे कर लेते हैं हम, मित्र आपको बोलना है, ये ध्यान रखिएगा। ओके, और एच के त्रिवेदी का ट्वीट है, एग्जैक्टली ब्रेन अनिल जी एंड ब्यूटी मित्र इज देयर। चलो लोगों ने तो मालूम, मैं तो बच गया, थोड़ा तो बच गया। कॉम्बिनेशन इज ऑसम। कॉम्बिनेशन इज ऑसम। नहीं, कॉम्बिनेशन हम सबका बहुत ही बेहतरीन है त्रिवेदी साहब, सब लोग मिलकर हम अच्छा कर रहे हैं। कोशिश हमारी ये रहती है कि कुछ नया, कुछ यूनिक, कुछ क्रिएटिव, कुछ इनोवेटिव किया जाए, नया सोचा जाए, कुछ अच्छा टीवी किया जाए, आप लोगों को लिए कुछ अच्छी चीज़ की जाए, मेहनत की जाए। तो ये हमारी टीम ने किया है दम लगाकर, तो इसके लिए बधाई देना तो बनता है हमारी टीम को। बिल्कुल बधाई के पात्र हैं। और आप श्रेष्ठा ने जो ये पूरा कंसेप्ट है उसको जिस तरह से विजुलाइज करके सारी चीज़ें रखी हैं, ये बहुत मेहनत की है। बहुत मेहनत उन्होंने एक स्क्रिप्ट की एक लाइन लिखकर पूरा की, मतलब वो जो कहते हैं ना फिल्मों में स्क्रिप्ट राइटिंग होती है, वो मैंने देखा। जब मतलब मैं ईमानदारी से बताऊं, मुझे पढ़ने में इतना टाइम लगा जो स्क्रिप्ट लिखी श्रेष्ठा ने, एक कैसे क्या होगा क्या नहीं हुए, तो लिखने में और उसमें कितना दिमाग लगा होगा। तो बिल्कुल बधाई की पात्र है एकता, जिन्होंने इस रोबोट का कॉन्सेप्ट सोचा, हमारी एकता सुनी, वो भी बधाई की पात्र है। इस बीच बैंक निफ्टी भागे जा रहा है रिकॉर्ड हाई पे। बैंक निफ्टी अब 28,200 की बात नहीं, लाइफ टाइम हाई अब 28,200 की बात नहीं, बल्कि 28,400 की तरफ हम दौड़े जा रहे हैं। धारा प्रवाह 400 अंकों की मजबूती के साथ निफ्टी बैंक दिन के ऊपरी स्तरों पर। और इस बीच अगर नितिन जी ये कहें कि 10 मिनट के अंदर उनकी कॉल भागी है, तो बिल्कुल हैरानी नहीं होनी चाहिए। इंडसइंड बैंक उसका एक हिस्सा भी है इस निफ्टी बैंक का, और इस जोरदार मूव दिखाते हुए दिन के ऊपरी स्तरों पर। थोड़ी देर पहले आपको कुणाल जी ने एक कॉल दी है खजारी सेरेमिक्स, ऐसा ही एक BTSTD का बिगुल और बजेगा, वो होगा राजेश जी के लिए। वाह, बताएं सर। डिम्पी जी बाय की रिकमेंडेशन है और वो है अरविंद लिमिटेड पे। अगर हम देखें तो 4 दिन का जो उसका इंट्राडे फॉर्मेशन अगर हम देखें तो उसमें एक इन्वर्स हेड एंड शोल्डर का ब्रेकआउट देखने को मिला। अरविंद फैशन तो कंटिन्यू अपर सर्किट पे ही ट्रेड कर रहा है। और अभी रजत जी ने थोड़ी देर पहले टेक्सटाइल स्टॉक्स की बात करी जिसमें ट्राइडेंट और ये, तो अरविंद में भी एक मूव अच्छा देखने को मिला है। मुझे लगता है इसमें यहाँ से 96 तक के टारगेट देखने को मिलेंगे, तो 91 रुपीज़ पे बाय करना है। 89 रुपीज़ का स्टॉप लॉस रख के 96 का टारगेट मुझे लगता है BTSTT के लिए इसको बिल्कुल बाय करना चाहिए। जिस तरीके का पैटर्न है, जिस तरीके का ओपन इंटरेस्ट एडिशन, आज 9% का ओपन इंटरेस्ट एडिशन देखने को मिला, मुझे लगता है बहुत जल्दी ये टारगेट अचीव होंगे। चलिए, तो 89 का लगा लीजिए एक स्टॉप लॉस, और 96 तक के टारगेट अरविंद पे देखने को मिल सकते हैं। स्ट्रॉन्ग मूव इस समय देखने को मिल रहा है टेक्सटाइल शेयर्स में, अच्छा मोमेंटम है। लेकिन जो अभी हम निफ्टी बैंक की बात कर रहे थे, रिकॉर्ड स्टोर पर पहुंचा, और रिकॉर्ड स्टोर पर उसी कैटेगरी में एक स्टॉक भी पहुंचा, वो है ICICI बैंक। सुबह से ही तेज है, रिकॉर्ड स्टोर पर कामकाज कर रहा है ICICI बैंक। राकेश जी बताएं, ये स्टॉक खरीदने लायक है अभी, या फिर बहुत हो गया, तेजी बहुत बन गई, अब थोड़ा मुनाफा वसूली कर लेनी चाहिए? 387 के लेवल पे क्या करें? देखिए रजत, ये स्टॉक अनचार्टेड टेरिटरी में आ रहा है, नए हाइस पर है, और इसको सुबह आज मॉर्निंग में कुणाल जी ने कॉल के थ्रू रिकमेंड भी किया था खरीदारी करने के लिए। क्लियरली किसी ने बाय करा है तो रजत होल्ड करना चाहिए, और नई खरीदारी भी मौजूदा स्तरों पे की जा सकती है। 40 लाख शेयर्स का मोटा सौदा हुआ है, और 387.60 से 387.70 इस लेवल पे हुआ है। उसके बाद देखिए स्टॉक में आज पूरा ही दिन, हालांकि एक रेंज बाउंड मूवमेंट थी, लेकिन शुरुआती सत्र में जो तेजी पकड़ी, रिकॉर्ड स्तरों पर पहुंचता हुआ नजर आया, तो स्ट्रॉन्ग मूव है। साथ ही साथ कोटक महिंद्रा बैंक डिसीजन तो अभी अवेटेड है ही, RBI वाला जो भी आने वाला है, लेकिन उससे पहले लगभग 2.25% के आसपास की तेजी स्टॉक में देखने को मिल रही है। इसकी संभावना कम है। और सर, ये सुबह 5 महीने की कॉल भी थी कोटक महिंद्रा पे, आप नजर रखें, और ये स्टॉक चलेगा आज के साथ। खरीदने की राय दी। क्या बात है, वाह, ये तो बड़ा दमदार और बोल्ड कॉल है। नहीं, निफ्टी बैंक पे कॉन्फिडेंस बहुत ज्यादा था, तो उसके चलते इंडसइंड समझ में आ रहा था। कोटक महिंद्रा बैंक, मैंने भी सेक्टर में खाली एक बैंक ही दिया है कि बैंकों में तेजी, बाकी और कोई सेक्टर दिया है। और आज ये मतलब मुझे याद नहीं आता पिछली बार ऐसा कब हुआ था कि मैंने डेली स्ट्रेटेजी में शॉर्ट साइड पे ऊपर मिला दिया। आज बैंक निफ्टी पे हमने शॉर्ट दिया ही नहीं, जबकि मैंने पूछा। हाँ, पूछा भी था। बैंक निफ्टी में जब हमने 11,300 तक का ऊपर का हायर साइड पे स्टॉप लॉस का लेवल दिया था, जो अभी तक ट्रिगर नहीं हुआ है, लेकिन बैंक निफ्टी में आज शॉर्ट दिया ही नहीं। आसार पूरे दिख रहे थे कि लाइफ टाइम हाई की तरफ बढ़ेगा, पार होगा। हालांकि टारगेट थोड़े छोटे इसलिए दिए थे कि इतनी तेजी से, इतने फोर्स से बढ़ेगा ये अंदाजा कम था, लेकिन बढ़ा काफ़ी ज़बरदस्त, इसमें कोई डाउट।
एक और शेयर भी है, इस शेयर को देखते हुए वापस सिमी भौमिक की भी याद आई है, लेकिन आज हमारे साथ शो में है नहीं, तो कुणाल जी और राकेश जी से भी वो शेयर पूछा जा सकता है, क्योंकि उन्होंने भी इस शेयर के बारे में काफ़ी कॉल्स दिए हैं। वह है SRF 2395। कुणाल जी, 2395 का SRF है, ये चलने को तैयार है 2400-2500, ये भाव रखेंगे, देखेंगे? देखिए डिप्पी जी, हमने इस पे खरीदारी की राय दी थी और एक पैटर्न की भी चर्चा उस समय की थी, और पैटर्न को कप विद हैंडल पैटर्न कहते हैं, और 2250 के आसपास ये ब्रेकआउट आया था, उस समय हमने खरीदारी की राय दी थी और लक्ष्य दिया था 2400 रुपए का, और आज वो 2400 के लेवल्स आते हुए दिख रहे हैं। मुझे लगता है मुनाफा समेटने का वक्त है डिम्पी, क्योंकि 4-5-6 सेशन से हम देख रहे हैं कि लगातार सीधी बढ़त इस काउंटर में देखी गई है और पैटर्न ने भी अपना असर पूरी तरह दिखा दिया है। 2400 बड़ा रेजिस्टेंस है, तो मेरी राय में एक बार मुनाफा वसूल लेने में हर्ज नहीं। ठीक है, एक बार मुनाफा वसूल लेना चाहिए शेयर से, अगर ठीक है। जिनके पास पुरानी पोजीशन है और जिनके पास नई पोजीशन है, उनको थोड़ा रुकना चाहिए, अभी थोड़ा रुक जाइए, उसके बाद इस शेयर के बारे में और हम चर्चा करते हुए देखेंगे। ठीक है, चलिए, लेकिन कुछ ऐसे शेयर जहां पर एक्शन तेज है, फटाफट से वो बता दो। और ये जो एक्शन है बीते 5 और 10 मिनट के अंदर अंदर ही बनता हुआ नजर आया, इस पर हम नजर रखें। वेल्सपन इंडिया, ये जो तेज हुआ स्टॉक, हम बार बार ये कह रहे हैं कि कैश मार्केट में भी टेक्सटाइल शेयर्स में जोर ज्यादा देखने को मिल रहा है, और साथ ही साथ फिनोलेक्स केबल्स यहां पर 2% के आसपास की तेजी, और ये भी दिन के उच्चतम स्तर के करीब ही आपको नजर आएगा। जैकॉब, इस स्टॉक को आप रडार पर रखें, यहां पर भी तेजी बढ़ रही है और ये दिन के उच्चतम स्तर के आसपास ही ट्रेड करता हुआ नजर आएगा आपको। अच्छा, फिनोलेक्स केबल्स में मूव भी आया है, एक बार राजेश जी आप देख के बताएं सर। फिनोलेक्स केबल्स फिलहाल 463 के लेवल पे खरीद लेना चाहिए क्या फटाफट अभी, या फिर अवॉइड करेंगे? नहीं, जिस तरीके का इसमें मोमेंटम है, मुझे लगता है स्टॉक में और तेजी है, ये 500 रुपए तक जाएगा स्टॉक। जिस तरीके का इसमें फॉर्मेशन हो रहा है, राउंडिंग बॉटम फॉर्मेशन के बाद स्टॉक ने पूरा एक रिकवरी के बाद ब्रेकआउट दिया है उसका फॉर्मेशन का, तो 450 रुपए स्टॉप लॉस रख के मुझे लगता है 500 रुपए तक के टारगेट के लिए होल्ड करना चाहिए। तो 450 स्टॉप लॉस रखें और इसमें और तेजी कंटिन्यू रहेगी। साथ ही साथ वेल्सपन इंडिया जिसके बारे में बात कर रहा था राकेश जी, आप देख के बताएं सर। अभी ये है स्पॉट पे 64 के लेवल पे और 2% कुल मिलाकर दिन की तेजी है, लेकिन 1% का मूव बीते 5 मिनट में आया है स्टॉक में। क्या करना चाहिए वेल्सपन इंडिया में? देखिए रजत, ये स्टॉक एक बड़ा ब्रेकआउट दे रहा है, मौजूदा स्तर 64 रुपीज़ के अराउंड के हैं, और इन्हीं स्तरों पर थोड़ा सा ऊपर रजत 64 रुपीज़ 50 पैसा के स्तरों पर नजर रखनी चाहिए। 64 रुपये 50 पैसे के ऊपर निकल के अगर टिकता है, क्लोजिंग दे रहा है, तो इसको ओवरवेट होकर बाय करना चाहिए। एक बड़ी नेकलाइन टूटेगी 64 रुपये 50 पैसे के ऊपर, और नेकलाइन के बाद यहाँ पे टारगेट बैठता है 68-69 का ऊपर में, तो 64 रुपये 50 पैसे के ऊपर खरीदारी की राय रहेगी वेल्सपन इंडिया में। आज सुबह सुबह से ऑटो कंपनीज को लेकर काफ़ी कॉल्स आई हैं। अब ऑटो एंसलरीज में एक अमर राजा बैटरी एक शेयर है, जरा इस पे भी नोटिस किया जा सकता है। राजेश जी एक बार जरा देखिए, अमर राजा बैटरीज, ये शेयर आपको ठीक लग रहा है क्या? यहाँ पे कुछ पोजीशंस बनाए, या जिनके पास पहले से पोजीशन है सिर्फ उन्हीं के लिए अभी सौदा? देखिए, जिस तरीके का मूव हमने लास्ट 2-3 सेशन में देखा, स्टॉक अभी भी उसके रेजिस्टेंस के आसपास ट्रेड कर रहा है। 755 का ब्रेकआउट इसमें अवेटेड है। अगर वो ब्रेकआउट मिल जाता है तो फिर मुझे लगता है इसका नेक्स्ट टारगेट जो बनेगा वो 780-790 के जोन में जाएगा। तो 755 का ब्रेकआउट होता है, किसी को फ्रेश बाय करना है तो 755 के ब्रेकआउट के बाद बाय करें। हालांकि स्ट्रक्चर देखें तो नियर टर्म चार्ट पे पॉजिटिविटी है, तो जिनका नीचे का लिया हुआ है उन्हें अब यहाँ से स्टॉप लॉस 740 का ट्रेल कर लेना चाहिए। फ्रेश बाइंग 755 के बाद करना चाहिए। अच्छा, जो मूव आ रहा है उसमें एक टाटा स्टील को भी जोड़ लीजिए आप, और ये लगातार इनफैक्ट दूसरा ऐसा ट्रेडिंग सेशन है जहां पर स्टॉक में मजबूती टाटा स्टील में सुबह से ही बन गई थी, लेकिन अभी जो है वो मूव और तेज हो गया और 530 के आसपास आके टाटा स्टील ने कामकाज करना शुरू कर दिया। ये देखिए दिन के उच्चतम स्तर पर। एक बार कुणाल जी देख के बताएं टाटा स्टील कैसा नजर आ रहा है सर? देखिए, मैं रजत अभी टाटा स्टील ही देख रहा था। हालांकि एक ब्रेकआउट बिल्कुल आया है जैसा आपने कहा, लेकिन क्योंकि एक रेजिस्टेंस भी बिल्कुल सामने नजर आ रही है, मुझे लगता है कि थोड़ा वेट एंड वॉच करें। 540 रुपए तक तो डेफिनेटली जा सकता है। 540 बड़ी अड़चन है, पहले एक बड़ा सपोर्ट था, अब एक बड़ी रेजिस्टेंस है, तो 540 पार होगा, उसके बाद फ्रेश बाय की राय देंगे। जिनके पास है उनको होल्ड करना चाहिए। 520 का स्टॉप लॉस रखें, 540 इमीडिएट टारगेट। एक और शेयर है जो कि लगातार इस बीच शॉर्ट कवरिंग का नहीं बल्कि फ्रेश बाइंग का कैंडिडेट था, वो था PVR। इसने कभी गिरावट दिखाई नहीं, बाजार की कमजोरी में भी ये लगातार चल रहा था। अब ये 1600 का शेयर हो चुका है, कहाँ 1200 का शेयर होता, अब 1650 के आसपास आ चुका है। बंसल जी एक बार प्रॉफिट बुक करें या फिर अभी भी बने रहें? इसका इलाज सिर्फ यही है कि ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगाएं। देखिए रजत, डेफिनेटली डिम्पी मेरा ऐसा मानना है कि होल्ड करना चाहिए, और जिस तरीके से मोमेंटम बना हुआ है, प्रॉफिट बुक करने के लिए 1650 1660 के लेवल्स की वेट करनी चाहिए, उन स्तरों के अराउंड प्रॉफिट बुक करना चाहिए, एल्स क्लियरली होल्ड करना चाहिए। और अब स्टॉप लॉस को 1590 पर लेके आना चाहिए PVR की।
तो चलिए पीवीआर में अच्छी तेजी देखने को मिल रही है। एक अभी तो थोड़ी देर में आपकी स्ट्रैटेजी आने वाली मेरी रेडी है, आप जब बोले मैं तैयार हूँ एकदम, बिल्कुल भी स्ट्रेटेजी में कोई दिक्कत नहीं, आप जब बोले मैं तो रेडी हूँ, मेरा डेटा तैयार है। अनिल जी, क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए आखिरी घंटे के लिए? ये लो, जब तक आप पूछोगे इंतजार करोगे तब तक वो मित्री बोल पड़ेगी। वो रोबोट है अनिल जी। हाँ। वो तो मौका चूकता नहीं, वो तो सेकंड्स का भी मिली सेकंड्स कैलकुलेट करके पूछ लेता है। देख लीजिए, पूछ लीजिए। अच्छा, वैसे तो आप हर बार बोलते हो कि इंटरनेशनल क्यूज भी देखने चाहिए, बिगुल भी बजना चाहिए। मित्री को तो आज आपने कुछ बोला नहीं, अब ये भूल गए एक बार। अब यार हमारी तरफ मत देखो सर। डिम्पी भी साथ में बैठा, डिम्पी के तो आपने बार-बार इसी शो में मत देखो। ये देखो, यहाँ आप इस तरफ देखिए, इस तरफ भी देखिए। डिम्पी के नजदीक बैठने का असर मित्री पे दिख रहा है, नहीं तो ये चीज तो माननी पड़ेगी। रजत एकदम बिना किसी कोताही के हमेशा सारे संकेत बता दी। इस बार तो मित्री मिस कर गई है, तो अभी भी रजत फिर आपके लिए अभी भी स्कोप है, घबराने की जरूरत नहीं। रोबोट को परफेक्ट होने में थोड़ा टाइम लगेगा। ठीक है, तो पहले बिगुल बजाते हैं, उसके बाद इंटरनेशनल क्यूज ले लूं। हाँ, तो बिगुल बजाते हैं, उसके बाद देखते हैं अंतर्राष्ट्रीय संकेत, उसके बाद अनिल जी की स्ट्रैटेजी। चलिए, तो पहले डाउ फ्यूचर्स बहुत मायने रखते हैं क्योंकि कल लोअर लेवल से जो रिकवर हुए थे, शानदार रिकवरी देखने को मिली थी। अभी भी 24 अंकों के आसपास की बढ़त डाउ फ्यूचर्स पे देखने को मिल रही है और नैस्डैक फ्यूचर्स यहां पर 24 अंकों का उछाल देखने को मिल रहा है। कल आईटी सेक्टर आउट परफॉर्म कर गया था अमेरिकन मार्केट्स में, जिसके कारण नैस्डैक में बढ़त देखने को मिली थी। एशियाई बाजार आज के सत्र में मजबूत हैं, 1.5% की मजबूती हैंगसेंग में दिखी, शंघाई 0.1% के आसपास तेज और निके में भी लगभग 0.2% के आसपास तेज। तमाम एशियन मार्केट्स आज तेज हुए और भारतीय बाजार तो लगातार पकड़ मजबूत कर ही रहे हैं। यूरोपीय बाजार मिले जुले हैं, लेकिन दो मार्केट जिसमें कैक और डैक्स यहां पर तेजी बनती हुई नजर आई और फुटसी में हल्की गिरावट फिलहाल कामकाज होता हुआ नजर आ रहा है। और क्रूड इंपॉर्टेंट दोनों ही है, क्रूड और रुपया इस समय मार्केट्स के लिए। और क्रूड अभी आधे फीसदी के आसपास की बढ़त है, लेकिन 67 के नीचे है ब्रेंट और 57 के नजदीक है WTI। और रुपया ये तो कमाल करी गया, 69.57 का लेवल देखने को मिल रहा है। मजबूती है और ये मजबूती 30 पैसे से ज्यादा की। कुल मिलाकर 2 दिन देखें तो 50 पैसे से ज्यादा मजबूत हुआ है। कुछ नहीं, पिछले 7 दिन सिर्फ एक ही चीज़ देखिए, वो है रुपया। हम और डिम्पी जब सुबह शो करते थे, हमें एक ही चीज़ पे फोकस करते हैं। आजकल तो हमने हांगकांग देखना भी बंद कर दिया, बात ही नहीं करते उसके बात ही नहीं करते। हांगकांग देखते हैं ना, डाउ देखते हैं ना, SGX देखते हैं, सिर्फ रुपया देखते हैं। 9:01 पे डिसाइड हो जाता है कि बाजार क्या होगा। और रुपये में जो मजबूती आ रही है काबिल तारीफ है, ज़बरदस्त है। तो इसलिए करेंसी मार्केट से संकेत बढ़िया है, बाकी भी संकेत अच्छे हैं, कोई ख़राब तो है नहीं। तेजी तो आपको करनी है। पहले निफ्टी बताऊं, बैंक निफ्टी बैंक के रिकॉर्ड्स तो ऊपर जो पहले पहुंचे, अब तो मेरे ख्याल से और तेज हो गए। मैं तो तैयार हूँ। निफ्टी 28,400 पर है बैंक निफ्टी इस वक्त कैश में। ठीक है, देखिए एक चीज़ मैं बता दूं रजत, और वो ये है कि अब बैंक निफ्टी जैसे ही 28,400 को पार कर रहा है, लगभग 25 लाख शेयर, ये जरा गौर फरमाएगा। राजेश जी को भी मैं बताना चाहता हूँ, राजेश जी जो कि वायदा कारोबार के डेटा देते हैं, लगभग 25 लाख शेयर कॉल ऑप्शन में शॉर्ट एकदम रिस्क पे आ जाते हैं। अभी भी 17-18 लाख शेयर तो हैं ही, और 28,400 के पार टिकते ही 25 लाख शेयर और मतलब शॉर्ट पे। तो ये अंधाधुंध शॉर्ट कवरिंग वाला मामला है। ये बैंक निफ्टी 28,400 से यहाँ से 28,500 तक नॉन स्टॉप और जाने की तैयारी में। यहाँ से भी 75 से 100 पॉइंट और मिल सकते हैं आपको आखिरी घंटे में। 28,500 मेरा टारगेट है, जो शायद आज ही आ जाए, कोई बड़ी बात नहीं। तो बैंक निफ्टी तो मुझे लगता है कि हाँ, 28,500 के ऊपर मैं नहीं देख रहा आज, और उसकी वजह कि 28,500 के कॉल्स में 10 लाख शेयरों का ओपन इंटरेस्ट है, हाईएस्ट है, तो वहाँ पर जाकर रुकना है। लेकिन 28,400 के ऊपर जो बना हुआ है, जबरदस्त शॉर्ट कवरिंग है, जबरदस्त शॉर्ट कवरिंग। 50-75 ओ 28,400 पे शुरू की थी बात, अभी आपने स्ट्रैटेजी बनाना 28,422 28,424 तक के लेवल दिखाई बना दिए तेजी में। और देखिए इसमें सिंपल चीज़ बता दूं मैं आपको, क्या करना है मैं बताता हूँ। आखिरी घंटे में 28,400 और 28,300 दो लेवल पर आप दोनों लेवल पे आप बैंक निफ्टी में खरीदारी कीजिए। 28,250 का आपका स्टॉप लॉस होगा। 28,250, हाँ, तो 2 इंस्टॉलमेंट में इसलिए बोल रहा हूँ। और 28,450 से 28,500 के रेंज में जहाँ आपको ठीक लगे वहाँ प्रॉफिट बुकिंग करिए। ओह माय गॉड, ये तो रुक ही नहीं रहा। प्रॉफिट बुकिंग करें कि ना करें मित्र जी? देख लीजिए, गजब भागे जा रहा है। मतलब ये तो माय गॉड, 28,475 28,500 तक जाने की तैयारी है, वहाँ प्रॉफिट बुकिंग कर लिए। भाग रहा है, मैं कुछ नहीं कर सकता, भाग रहा है। भयंकर शॉर्ट्स है, भयंकर शॉर्ट्स है। तो ये अभी 28,450 पे प्रॉफिट, मैं तो कह रहा हूँ 28,500 तक कैरी कर लें। आप ट्रेल करके करिए 28,500 के ऊपर नहीं जाना है। 28,250 का थोड़ा स्टॉप लॉस नीचे हो गया, इसको थोड़ा ऊपर करें तो 28,300 आएगा तो और लीजिए ना। चलिए ठीक है, तो बैंड डिप्स की मार्केट बनी हुई है, लेकिन एक मिनट, जिस दिन 500 पॉइंट बैंक निफ्टी ऊपर बढ़ेगा तो स्टॉप लॉस तो उसी तरह से आएंगे ना।
कल तक का हाई आपको मालूम है बैंक निफ्टी का 28,035 ही था कल। वहाँ से आप कितने 400 पॉइंट ऊपर हैं कल के हाई से। तो स्टॉप लॉस कहाँ से? 28,200 भी अंदाज से दे रहा हूँ, है थोड़ी कोई स्टॉप लॉस वहाँ पे। ये देखिए 28,450 तो हो गया, बताइए। पहला टारगेट लग गया। तो है ना, जब इंडेक्स नए लेवल पे पहुंच जाते हैं तो इसलिए मैंने पूछा पहले कि निफ्टी बैंक का पहले बताइए। हाँ मित्र जी जरा बताइए कैसा लगा 50 पॉइंट का ये एक्शन हमारा? बोलते बोलते आपके सामने देख लीजिए। कैसे कर लेते हैं आप? सर ये तो पूरी ट्रेन हो गई है सर, पूरी ट्रेन हो गई। बस ये हम कह भी रहे थे कि यही बोलना बाकी है। देखिए इतनी स्मार्ट और इंटेलिजेंट है, पूछ लिया बस। मजे में देखिए कैसे कर लेते हैं उसका कारण एक ही है, जब रजत और डिम्पी साथ में बैठे हो तो फिर अपने आप हो ही जाता है कुछ ना कुछ अच्छा एनालिसिस। पूरा कमाल डेटा का है और कुछ नहीं। तो 28,450 पहला टारगेट आपका हासिल हो चुका है। 28,450 से 28,500 ये ध्यान रखिएगा, ये वो लेवल है जहाँ पे आपको प्रॉफिट बुकिंग करनी है, फ्रेश खरीदारी नहीं करनी, ये ध्यान रखिएगा। अब फ्रेश खरीदारी जो हम निफ्टी में करेंगे, बैंक निफ्टी में करेंगे, वो या तो कल करेंगे या फिर आज 28,500 के पार बंद होता हुआ दिखे, टिकता हुआ दिखे तो खरीदेंगे। अब नहीं खरीदेंगे, अब रिस्क रिवॉर्ड रेशियो आपके लिए फेवरेबल नहीं। हाँ अगर तेजी की पोजीशन है तो 50 पॉइंट नीचे का स्टॉप लॉस लगा के खड़े रहो, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अब फ्रेश खरीदारी अब मत करिएगा, ध्यान रखिएगा। ये तो भागी जा रहा है भाई, आप बोलते जा रहे हो भागी जा रहे हो, मैं बोल रहा हूँ 50 पॉइंट तो बोलते बोलते हो गया। एग्जैक्टली। अब निफ्टी कर लें। निफ्टी बताइए। 11,300 यहाँ पर निफ्टी है इस वक्त, और 11,300 के नीचे निफ्टी जब है तो 64 लाख शेयर कॉल ऑप्शंस में नेकेड है शॉर्ट साइड पर, और 11,300 को पार करने के बाद ये हो जाते 1,10,15 लाख शेयर। 1 करोड़ शेयर शॉर्ट है निफ्टी में। सोचिए कौन से लेवल पे एक बार बताइए फिर से। ये है 11,000 से लेके 11,300 के लेवल तक। 11,000 पे 21 लाख, 11,100 पे 17, 11,200 पे 25, 11,300 पे 42 लाख शेयर है। तो आप ये सोचो भयंकर शॉर्ट्स होके रखें। 11,300 तो अभी तक आपने पार कहाँ किया है रजत? और वहीं पर ही सबसे ज्यादा पहले 42 लाख शेयर यहाँ हो गए। सोचिए। तो पहली चीज तो एक बता दूं, जिन लोगों को ये समझना कि रिस्क क्या है, रिस्क नोट कर लीजिए। 11,200 के नीचे निफ्टी नहीं जा रहा। 11,900 से तो आपका स्टॉप लॉस 11,175 हो गया। 11,175 के स्टॉप लॉस से आप बने रहिए, तेजी में परफेक्ट है, ठीक है। और कल का हाई 11,180 है, तो 11 और कल का क्लोज है 11,168। तो कल के क्लोज और हाई के आसपास 11,175 होता है, वहाँ पे स्टॉप लॉस लगा लीजिए। ज़्यादा सेफ रहना तो 11,150 लगा लीजिए, ठीक है। 11,200 के नीचे क्यों नहीं जाएगा वो लॉजिक समझा देता हूँ। 43 लाख शेयर पुट में हैं वहाँ पर खड़े हुए, और आज ही 20 लाख शेयर वहाँ जुड़े हैं। तो इसका मतलब क्लियर कट है कि उसके नीचे जा ही नहीं सकता, आप कितना ही जोर लगा लो। तो इसलिए 11,200 की रिस्क आपको पता है, और जगह ऊपर खुलती दिख रही है 11,500 तक की। 11,450, 11,500 जाने की तैयारी में है। तो इस वक्त रिस्क रिवॉर्ड रेशियो के लिहाज से अगर आप मुझे पूछेंगे तो निफ्टी के बैंक निफ्टी के मुकाबले में निफ्टी में रिस्क रिवॉर्ड रेशियो फेवरेबल है। निफ्टी खरीदने में रिस्क कम है। बैंक निफ्टी 28,500 के आसपास मैं नहीं खरीदूंगा। निफ्टी में 11,300 पे भी खरीद सकता हूँ, नीचे मिले तो और बेहतर। 11,200 से 11,300 खरीदारी की रेंज है। 11,150 स्टॉप लॉस है। 11,175 रख लो। 11,175 स्टॉप लॉस तो ट्रिगर नहीं होगा तेजी वाला, आप कुछ भी रखो। यानी 11,200 के नीचे जाने की प्रोबेबिलिटी बहुत कम है, तो 11,175 का लगा लीजिए एक स्टॉप लॉस। और 11,200 से 11,300 के बीच में कहीं पर भी निफ्टी मिल जाती है तो खरीदारी करें। और टारगेट 11,500, 11,450 से 11,500 तक के देखने को मिल सकते हैं, यानी 150 से 200 तक का मूव अभी भी यहाँ पर देखने को मिले। और दिन के उच्चतम स्तर पे दोनों ही निफ्टी और निफ्टी बैंक कामकाज कर रहे हैं। तो कमाल का मार्केट है, तेजी जो है यहाँ से और बढ़ती चली जा रही है। आज के सत्र में जो सबसे तेज चल रहा है, एक बार उसी की बात करते हैं। भारतीय एयरटेल, ये निफ्टी का सबसे ज्यादा तेज स्टॉक है, 4% के आसपास का मूव स्टॉक में देखने को मिला। और आज कुछ हिस्सा बिक्री की खबरें भी आ रही थी कि यहाँ पर भारतीय इंफ्राटेल में हिस्सेदारी भारतीय एयरटेल घटाने जा रही है। हिस्सा 50.3% से घटाकर 18.3% की बात थी। स्टॉक तेज है, 4.5% की तेजी स्टॉक में देखने को मिली। तो राजेश जी ये बताइए, जिसके पास भी पोजीशंस हो आज 350 के लेवल पे, वो मुनाफा बांध ले या फिर ये तेजी और बेहतर लेवल्स तक ले जाएगी भारतीय एयरटेल को? देखिए भारतीय में आज जो मूव आया है उसने पिछले 6 महीने के कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट दिया, और ये कंसोलिडेशन काफ़ी 6 महीना मतलब बड़ा टाइम फ्रेम था और उसका ब्रेकआउट हुआ है। तो मुझे लगता है कि अभी भी होल्ड करना चाहिए, थोड़ा और इसमें तेजी बनना चाहिए। 365 तक के टारगेट मुझे लगता है आने चाहिए, जो कि इसका नेक्स्ट हर्डल रहेगा। सो अभी जिसका पोजीशन है उसे यहाँ से ट्रेलिंग स्टॉप लॉस 342 कर लेना चाहिए। 365 तक मुझे लगता है तेजी एक्सटेंड होगी, वहाँ पे इसमें प्रॉफिट बुक करना चाहिए, क्योंकि जिस तरीके का मूव आया है उसमें अभी शॉर्ट कवरिंग एक्शन और होनी है स्टॉक में, जो इसको 10-12 रुपये का और मूव एक्सटेंड कर सकता है। सो 342 स्टॉप लॉस रखें, 365 का टारगेट मुझे लगता है आएगा। ओके तो ये है भारतीय एयरटेल पर आए। लेकिन आगे बढ़े उससे पहले चार्ट कॉर्नर का बजाना है बिल्कुल। कुणाल जी और राकेश जी तैयार हैं एक बेहद दमदार कॉल के साथ, और बेहद दमदार मैं इसलिए कह रहा हूँ कि डिम्पी वो
बोल रहे भाई आप इतना देर क्यों लगा रहे हो, इस बार पहली बार वो कह रहे हैं बिगुल नहीं भी बजाएंगे तो चलेगा। अच्छा, हाँ तो जल्दी से बजा देते हैं बिगुल। बताइए सर। अनिल जी तुरंत खरीदना है बिना समय गंवाए सीजी पावर, जिसमें कि एक ब्रेकआउट आते हुए चार्ट पर नजर आ रहा है। ये काउंटर बहुत हाई बीटा है, बाजार के तुलना में इसकी रफ्तार कई गुना तेज है। 40 रुपए के ऊपर ये ब्रेकआउट आया है, 45 इसके लिए लक्ष्य है। मौजूदा स्तरों पर बिना समय गंवाए बाय करें सीजी पावर। ओवर टू राकेश। अनिल जी काफी स्ट्रांग टेक्निकल रुझान है। अगर आप ध्यान दें तो कल क्लोजिंग सेशन पे आपने स्टॉक को 37 रुपए 60-70 पैसे के अराउंड आइडेंटिफाई करा था, और अब ये स्टॉक ने एक बड़ी नेकलाइन को भी तोड़ा है। 39 रुपीस की एक नेकलाइन को तोड़ा है, और टेक्निकली ये स्टॉक ऊपर में 46-47 तक जाने का पोटेंशियल रखता है। यहां पर एक खरीदारी की राय है, 39 का एक स्टॉप लॉस लगाएं, 44 यहां पहला टारगेट होगा, 47 दूसरा टारगेट होगा, और इन दोनों टारगेट्स के लिए सीजी पावर को खरीदने की राय है। तो 44 और 47 ये दो टारगेट्स हैं सीजी पार, इसको रडार पर रखें। यहाँ पर मूव बहुत पॉजिटिव है दिन के उच्चतम स्तर पे, लेकिन एक स्टॉप लॉस 39 के आसपास का स्टॉप लॉस इस स्टॉक पे लगाना होगा, अच्छी तेजी बन सकती है। टाटा मोटर्स पे भी लगातार ब्लॉक डील्स हो रही हैं। अभी फिर से खबर आई कि 17 लाख शेयरों का सौदा हुआ 185 का। ये ब्लॉक डील्स की संख्या तब से ज़्यादा बड़ी है जब से मैनेजमेंट ने कहा है कि टाटा मोटर्स के बारे में वो गंभीरता से सोच रहे हैं, तब से ब्लॉक डील की संख्या थोड़ी और तेज बढ़ गई है। राजेश जी एक बार जरा टाटा मोटर्स के बारे में देखिए, आज सुबह हम अविनाश से भी कह रहे थे थोड़ा शेयर एक्टिव हो गया, खबर पे रिएक्शन देता है। देखिए 2% ऊपर है, ब्लॉक डील भी हुई है, इसको भी रखें जिनके पास है सौदा पड़ा हुआ। देखिए डिम्पी जी अगर देखें तो पिछले 4-5 महीने से एक रेंज बाउंड ट्रेड है, और मुझे लगता है अभी भी थोड़ा इसमें कंसोलिडेशन रहेगा। 195 अपर रेंज रहेगी इस कंसोलिडेशन की, और नीचे में 175 ये रेंज में रहेगा। और मुझे लगता है जिस तरीके से इसका बेस फॉर्मेशन हो रहा है, जब भी ये ब्रेकआउट देगा 195 का, तो इसमें एक बड़ी तेजी आनी चाहिए। 220-240 तक के लक्ष्य मुझे लगता है कि इसमें आने चाहिए, और किसी को भी पोजिशनल बेसिस पे अगर इसको बाय करके होल्ड रखना है तो 175 का स्टॉप लॉस रख ले, और 195 के ब्रेकआउट के बाद 210 से 220 तक के टारगेट तो बहुत शॉर्ट टर्म में देखने को मिल सकते हैं। अच्छा अनिल जी, कल एक स्टॉक आइडेंटिफाई किया था बाजार बंद होते होते, उसकी वजह से मार्केट में आज बहुत तेजी देखने को मिल रही है, आप बता सकते? इंडस्ट्रीज, रिलायंस इंडस्ट्रीज यस रिकॉर्ड स्तरों पर पहुंचा है। आईसीआईसी बैंक और रिलायंस इंडस्ट्रीज ने बहुत बहुत सपोर्ट। 1295 चल रहा था, और फिर हमने कहा कि 1300 हुआ, 1305 हुआ। पिछले 10 मिनटों में जिस तरह से स्टॉक 15 रुपए बढ़ा है, बड़ी तेजी की तैयारी, बिल्कुल पूरी की पूरी तेजी। कंट्रीब्यूशन देखिए इंडेक्स में रिलायंस इंडस्ट्रीज का आज के सत्र में, ओहो 150 पॉइंट की तेजी होती दिख रही खरीदने वालों की तरफ से, सिर्फ 8 पॉइंट का नुकसान है गिरने वाले शेयरों की तरफ। तो एक बार ये देख लेते हैं कि रिलायंस में तेजी क्यों देखने को मिल रही है। संदीप ने इसके ऊपर कुछ डेटा निकाले, कुछ रिसर्च किया, वो हमारे साथ मौजूद हैं। संदीप बताएं, रिलायंस इंडस्ट्रीज एक्शन में है, आज ही नहीं कल भी तेजी में था, लेकिन एग्जैक्टली वजह क्या है स्टॉक में तेजी? देखिए कोर कारोबार से ज़्यादा जियो के ऊपर ज़्यादा फोकस है। अब देखिए जियो का जो कारोबार है मोर और लेस स्टेबलाइज होता हुआ दिख रहा है, 22-23% के आसपास का मार्केट शेयर है। अब जो पूरा दारमदार है इस चीज़ के ऊपर है कि जियो के ऊपर जो इतना बड़ा खर्चा हुआ है, जो कर्ज बढ़ गया है, वो कर्जा कैसे कम होगा, क्योंकि रिलायंस की अगर आप बैलेंस शीट देखें तो उसमें करीब 3 लाख करोड़ रुपए के आसपास का कर्ज है। अब जिस तरह की खबरें आ रही हैं जो कि स्टॉक को ड्राइव करती हुई दिख रही हैं, वो ये हैं कि इनका जो टावर और उसके साथ साथ जो फाइबर एसेट्स हैं उसको कंपनी बेचने की योजना बना रही है। पहले इन दोनों कारोबार को अलग कंपनी में डीमर्ज किया जाएगा, और उसके बाद हो सकता है कि एसेट बेचकर वापस लीज बैक यानी कि जो इनबिट का रूट है उसे अपनाकर ये जो पूरा डिलेवरेजिंग का प्रोसेस है उसे पूरा किया जा सकता है। माना जा रहा है जो दोनों कारोबार है उसकी जो वैल्यू है वो करीब 1200 से 1500 करोड़ रुपए के आसपास की आकी जा रही है। दोनों कारोबारों को भी बेचा जा सकता है, और बातचीत ऐसी भी चल रही है कि इनके जो फाइबर एसेट्स है उसके लिए ब्रुकफील्ड के साथ इनकी बातचीत चल रही है टावर कारोबार के लिए, और उसके जो वैल्यूएशन है वो करीब 600 से 800 करोड़ डॉलर के आसपास की हो सकते हैं। तो कुल मिला के मसौदा ये है कि कर्ज किस तरह से कम किया जाए। अगर आप आरआईएल की बात करें, 2,35,000 करोड़ का कर्ज था FY18 के अंत तक, वो बढ़कर अब 3 लाख करोड़ के आसपास पहुंच गया है। और जियो की बैलेंस शीट भी देखिए लगातार एक्सपैंड कर रही है। उसकी बैलेंस शीट जो कि 2.5 लाख करोड़ के आसपास की थी पिछले साल के अंत तक, अब वो बढ़कर 3 लाख करोड़ रुपए के आसपास पहुंच गई है। लेकिन दिक्कत की बात, जैसे मैंने कहा, कर्ज है। जियो का जो ब्याज लागत का हिस्सा है वो काफी तेजी से बढ़ता हुआ दिख रहा है, जिसकी वजह से उसके मुनाफे के ऊपर असर आ रहा है। 64 करोड़ रुपए का पिछले साल की इसी तीसरी तिमाही में उन्होंने ब्याज लागत का भुगतान किया था। वो अगर आप इस बार के नंबर्स देखें तो वो जो ब्याज का अमाउंट है वो बढ़कर 1000 करोड़ रुपए के पार पहुंच गया है। तो ये एक चिंता का विषय है, और अब कंपनी इसको एड्रेस करने की कोशिश भी कर रही है, जिसको बाजार अगर आप देखें
काफी पॉजिटिवली लेता हुआ दिख रहा है। दूसरी और बातचीत ये भी चल रही है कि जुलाई में जब इनकी एजीएम होती है तो शायद एक प्लेटफॉर्म के तौर पे कंपनी इस्तेमाल कर रही है और इस बार हो सकता है कुछ और बड़े ऐलान हो सकते हैं। एक तो इनका जो जियो फोन 3 है उसका लॉन्च हो सकता है। गीगा फाइबर जिसकी पिछली एजीएम में इन्होंने बात करी थी उसका एक कमर्शियल लॉन्च इस बार देखने को मिल सकता है। तो ये कुछ बड़ी घोषणाएं हैं जो कि इस बार की जो एजीएम है उसमें देखने को मिल सकती है। और नंबर्स में तो अगर आप देखें ट्रैक्शन बहुत ज्यादा देखने को मिल रहा है। रिकॉर्ड मुनाफा इन्होंने दर्ज किया था इस बार और सीएलएसए जैसी ब्रोकिंग हाउस मानते हैं कि 1500 रुपए तक की जो चाल है वो देखने को मिल सकती है। तो कोर कारोबार को लगातार सुधार की फोकस है ही है, लेकिन जियो जो कि अब स्टेबलाइज होता हुआ दिख रहा है उसका कर्ज कैसे कम किया जाए उसके ऊपर कंपनी काफी ज्यादा फोकस कर रही है और बाजार उसे पॉजिटिवली ले रहा है। ठीक है, ये रिसर्च करके संदीप हमको दे रहे हैं और इसी तरह की जब रिसर्च की बात होती है और उसके बाद जब शेयर का रिएक्शन आता है तब बड़ा मजा आता है। और आज है मंगल, कल है बुध, यानी सब कुछ शुद्ध, और इस शुद्ध के बीच में एक आती है रिसर्च हर बुधवार को आपके सामने होती है। और इसमें लाइन में बोल दूं, और हर बुध को होता है अज्ञानता और ज्ञान के बीच युद्ध और इसमें अज्ञान हारता है और ज्ञान जीत जाता है। तो ये अज्ञान और अज्ञानता की जो बात है कल 10:30 बजे जब चलेगी, जब पूरा देश देख रहा होगा इसके बारे में, तो किस मुद्दे के बारे में बातचीत हो रही है? कल बहुत ही बेहतरीन और इंटरेस्टिंग मुद्दा है जो आज के ज़माने में लोग बहुत इंटरेस्ट से देखते हैं। खासतौर से अभी आपने देखा ना किस तरह से अरविंद फैशन की लिस्टिंग भी हम लगातार करेंगे। ये तो सर्किट से सर्किट 4 डिजिट के पहले खुलने वाला नहीं है। और आप देखिए अरविंद फैशन अभी भी 684 पर ट्रेड कर रहा है, आज भी 5% का सर्किट है। तो ये डीमर्ज जो हो रहे हैं बिजनेसेस, और जब आमतौर पर डीमर्जर वाले बिजनेसेस को ये कहा जाता है कि इनकी वैल्यू अनलॉकिंग हो रही, वैल्यू क्या है, कितनी है, अनलॉकिंग कैसे होगी, डीमर्ज होने से पहले शेयर को खरीदे तो कितने वक्त तक होल्ड करना पड़ेगा, कितनी कंपनियों में डीमर्ज होगी, हर एक कंपनी का वैल्यूएशन क्या होगा, लिस्ट कब होगी, आपके कैसे पैसे बनेंगे, ये सारे सवाल है ना, बहुत सारे हैं, जवाब मिल जाएगी। और इस बार हमने एक काम और भी किया है कि अभी तक जैसे हमने शुगर और एपीआई किया था उनमें हमारा फोकस पूरा सेक्टर्स पे ज़्यादा था, करेक्ट, कि भाई ये दोनों सेक्टर में ही है और उस सेक्टर में कौन सी कंपनियां ज़्यादा अच्छी है, मजबूत है, फंडामेंटल। इस बार हमने केस स्टडी ली है कि कुछ हमने डीमर्ज कंपनियां जो लिस्ट हुई है उनका वैल्यूएशन कैसे किया जाए, ये हमने बताने की कोशिश की है। तो एग्जैक्टली 10:30 बजे शो आप देखना मत भूलिएगा। कल सुबह ये शो आपके सामने होगा। फटाफट से आपको दिखाते हैं कि शो में क्या खास रहने वाला है। वरिंदर, ढेर सारी डीमर्ज कंपनियां आजकल फोकस में, डीमर्जर हो रहे हैं और उसके बाद एक एक करके कंपनियां लिस्ट भी हो रही है, लेकिन समझना मुश्किल है कि ये लिस्टिंग कहाँ होगी, लिस्टिंग के बाद क्या होगा। सर मैंने वादा किया था रिसर्च करेंगे साथ में, सिखाएंगे साथ में, तो इस बार यही करते हैं रिसर्च गुरुकुल में। बिल्कुल। तो चलिए रिसर्च गुरुकुल में इस बार फोकस है डीमर्जर वाली कंपनियों पर। चलो, तो डीमर्जर वाली कंपनियों पे फोकस। पहले हमने जब पढ़ाई करी तो शुगर सेक्टर पूरा समझ में आया, उसके बाद एपीआई फार्मा जिसको नहीं जानते थे वो सीखने को मिला, और अब डीमर्जर से जुड़ी कंपनियां जहां पर डेटा निकालना बहुत ज़्यादा मुश्किल है उसको आसान भाषा में समझाएंगे। बिल्कुल, तो आसान भाषा में आपको डीमर्जर वाली कंपनी, और एक्चुअली सबसे बढ़िया बात यह है रजत कि इसमें पैसा बनता है लोगों का। थोड़ा पेशेंस चाहिए, थोड़ा इन्वेस्टमेंट का होराइजन हो तो पैसा बनता है। इस पर एक राय जरा सिद्धार्थ जी से लीजिए। सिद्धार्थ जी की गहरी पकड़ है इस पर, है ना। सिद्धार्थ जी स्वागत है आपका। बताइए सर, डीमर्जर वाली कंपनियों में क्या सोच समझकर डीमर्जर के पहले पैसा लगाना चाहिए ताकि बाद में वैल्यू अनलॉकिंग हो पाए? नमस्कार अनिल जी। नमस्कार। नमस्कार रजत, डिम्पी। बिल्कुल आपका जो कल का शो है वो बहुत बारीकी से देखा जाएगा दर्शकों द्वारा, क्योंकि डीमर्जर में डेफिनेटली वैल्यू अनलॉकिंग से बहुत बड़े फायदे मिलते हैं। ये एक कैविएट जरूर है कि कंपनी आपको सही चुननी है, तो इससे बहुत बड़े फायदे मिलते हैं। हमें लगता है कि बहुत सारे समीकरण इसमें अवेलेबल है। एक कंपनी की मैं अनिल जी बात करूंगा जो हमें लगता है कि एक डीमर्जर या वैल्यू अनलॉकिंग के कैंडिडेट है, वो है रेमंड, द कंप्लीट मैन। रेमंड का जो ब्रांड वैल्यू है या ब्रांड फ्रेंचाइज है, हमें लगता है कि बहुत बेहतरीन कर सकता है। इसके अंदर ऑटो एंसिलरी है, इसके अंदर एफएमसीजी भी है और इसके अंदर लैंड बैंक भी है। तो ये एक डीमर्जर का बहुत अच्छा कैंडिडेट बन सकता है आने वाले समय का। और ब्रांड वैल्यू के हिसाब से हम जानते हैं कि फॉर अ मैन रेमंड सबसे उच्च क्वालिटी का टेक्सचर या टेक्सटाइल देता है। तो हमें लगता है कि ये एक डीमर्जर का बहुत अच्छा कैंडिडेट बन सकता है। रेमंड्स में भी है जान है पूरी। वैसे भी तो कंप्लीट मैन ही है। सिद्धार्थ सनी बता ही रहे हैं, तो कंप्लीट मैन की अनलॉकिंग जो होगी तो इसका बेनिफिट तो खैर मिलेगा ही। खैर हो सकता है इसके बारे में भी कल आपको चर्चा होती हुई दिखे। तो डीमर्जर की कल पूरी कहानी आपको ठीक 10:30 बजे मिल जाएगी। एक दो शेयर और भी हैं जिन्होंने एकदम से वापस से गति पकड़ी है। गोदरेज इंडस्ट्रीज है,
ये करीब 0.25% ऊपर आया। राजेश जी एक बार जरा शेयर देखिए, अभी थोड़ी देर पहले वॉल्यूम के साथ इस शेयर में बाइंग आई है, क्या किया जाए? जिस तरीके का मूव है मुझे लगता है बिल्कुल इसको बाय करना चाहिए, 525 स्टॉप लॉस रखना चाहिए और मुझे लगता है यहाँ से मोमेंटम 540 तक जाना चाहिए, 540 545 तक। 545 इसका 200 डे मूविंग एवरेज है, तो मुझे लगता है वहाँ थोड़ा सा इसमें सप्लाई बन सकता है। तो अभी तो बिल्कुल बाय करना चाहिए, मुझे लगता है बाइंग मोमेंटम एक्सटेंड होगा और इसको 540 तक लेके जाएगा, तो 525 स्टॉप लॉस रखें। अच्छा कुणाल जी, आप बैक टू बैक मैं 3-4 स्टॉक्स बोलूंगा, आप उसमें से कोई भी एक स्टॉक बताइएगा क्योंकि पूरा ही सेक्टर तेज है, वो टायर स्टॉक्स एक बार देख के बताइए। बालकृष्ण इंडस्ट्रीज, अपोलो टायर्स, जेके टायर या फिर सीएट, इनमें से बेहतर ट्रेड स्ट्रक्चर किसका है? क्योंकि ये खरीदारी बढ़ी है, बीते आधे घंटे में टायर स्टॉक्स में जोरदार एक्शन देखने को मिल रहा है और तमाम स्टॉक्स दिन के उच्चतम स्तर के करीब दिखाई देंगे आपको। बताइए मजबूत स्ट्रक्चर, यहाँ से और तेजी किसकी बन सकती है? देखिए सबसे अच्छा स्ट्रक्चर है रजत अपोलो टायर्स का, जिसमें ब्रेकआउट आया है 220 रुपए के ऊपर, 227 का मौजूदा भाव है, मुझे लगता है 240 रुपए तक जाना चाहिए, तो अपोलो टायर सबसे अच्छा है, फॉलोड बाय बालकृष्ण का भी चार्ट अच्छा हुआ है, पहले काफी समय से अंडर परफॉर्म करने के बाद इस काउंटर में कुछ बदलाव आता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन अगर एक चुनना हो तो अपोलो टायर चुनना चाहिए। तो यहाँ पर एक्शन तेज है तमाम। राजीव जी एक बार देख के बताएं, आपको कोई पसंद आ रहा है बालकृष्ण इंडस्ट्रीज या फिर जेके टायर? कैश मार्केट में जेके टायर में भी एक्शन स्ट्रांग है, तेजी बढ़ सकती है? हाँ, जेके टायर में भी मुझे लगता है यस तेजी बढ़ेगी और जिस तरीके का मोमेंटम पूरे सेक्टर में है और जो स्टॉक्स, ये सारे स्टॉक्स बॉटम आउट होकर अब यहाँ से फ्रेश मूव जो देखने को मिला हमें पिछले 3-4 दिन में, सो अभी तो बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है इन स्टॉक्स में। यहाँ से मुझे लगता है जेके टायर में 105 तक के टारगेट आ सकते हैं। अगर बालकृष्ण इंडस्ट्री की बात करें तो बालकृष्ण इंडस्ट्री ने भी बहुत अच्छा कंसोलिडेशन किया लोअर साइड पे, मुझे लगता है इसमें भी 1000 रुपये तक के टारगेट देखने को मिल सकते हैं। तो जेके टायर और बालकृष्ण इंडस्ट्री दोनों बहुत अच्छे अट्रैक्टिव लग रहे हैं यहाँ से। और जेके टायर तो कैश का स्टॉक है, तो मुझे लगता है 105 के टारगेट बहुत जल्दी देखने को मिलेंगे। जो फॉर्मेशन बना हुआ है डेली चार्ट पे और वीकली चार्ट पे, मुझे लगता है कि अगले 2-3 दिन में ही 105 तक के टारगेट देखने को मिलेंगे। ठीक है, सिद्धार्थ जी आप भी कुछ कहना चाहते हैं क्या टायर कंपनीज पे? बिल्कुल डिम्पी, टायर स्पेस में मैं कुणाल जी का समर्थन करूंगा कि अपोलो टायर ही सबसे बेहतरीन हो सकता है ये सारे समूह में, क्योंकि सबसे बड़ी चीज है कि रिप्लेसमेंट मार्केट का लीडर है और रिप्लेसमेंट मार्केट में लीडर जो है वो ट्रक्स और बस के रेडियल टायर में है। हमें लगता है कि अपोलो टायर सबसे तेज, अगर कोई टायर चलेगा तो वो है अपोलो टायर ही। तो सब टायरों में भी सबसे तेजी वाला शेयर जो है वो है अपोलो टायर्स। एक जमाने में सीएट हुआ करता था, सीएट, अब अपोलो का टाइम। अपोलो में प्रमोटर्स का भी वो है ना योगदान, 200-205 रुपए आते ही प्रमोटर भर भर के ले लेते हैं, बोले टेंशन नहीं है उनका। तो क्या प्रॉब्लम है कि वो है ना, उनका स्टॉप लॉस नहीं होता ना तो 190 हो जाए तो लेना ही है, 195 पे नहीं ट्रिगर होता, 190 पे भी नहीं होता, 180 हो जाए तब भी नहीं होता, और 225 पे भी नहीं बेचते। खैर इस बीच एक और बेहतरीन रिसर्च की जब बात छिड़ी तो फिर सुमित हमारे साथ जुड़े हैं जो कि डिविडेंड की एक बेहतरीन रिसर्च लेके आए हैं। सरकारी कंपनियों को डिविडेंड देना है भर भर के और आपको डिविडेंड लेना है भर भर के, कैसे, किस रूप में, आपको सुमित बता रहे हैं। सुमित बताएं। शुक्रिया डिम्पी। देखिए सरकारी कंपनियों के केस में इस साल में जो आंकड़े अब तक हाथ में लगे हैं उसके हिसाब से मेजरली सभी सरकारी कंपनियों में डिविडेंड अच्छा आ रहा है और ये डिविडेंड देते देते सरकारी कंपनियां अपना कैश भी यूटिलाइज कर चुकी हैं और कई सरकारी कंपनियां तो हाई डेट की सिचुएशन में जा चुकी हैं। अगर आप एक एक करके सभी आंकड़े देखेंगे तो ज़्यादातर सरकारी कंपनियां जिनके पास अच्छा कैश था उनका कैश ऑलमोस्ट यूटिलाइज हो चुका है और जितनी सरकारी कंपनियां जिनमें ऑलमोस्ट फ्लैट कैश की सिचुएशन थी वो अब हाई डेट की तरफ जा चुकी हैं। शुरुआत करते हैं आईओसी के साथ। इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन ने इस साल करीब 27.5 रुपये का डिविडेंड दिया, बायबैक भी दिया और बोनस देकर, यानी कि अगर आपको डिविडेंड छोटा लग रहा है तो ये बोनस के बाद का डिविडेंड है, तो अच्छी खासी इक्विटी के लिए बड़ा डिविडेंड उन्होंने दिया है। कंपनी पे इस साल कर्ज है करीब 65,650 करोड़ रुपए का। पिछले साल यही कर्ज था 63,000 करोड़ रुपए का और उससे पहले था 58,000 करोड़ रुपए का। यानी पिछले 4 साल में या पिछले 3 साल में इनका जो डेट है वो 58,000 करोड़ से बढ़कर करीब 10,000 करोड़ रुपए के आसपास बढ़ चुका है और जबकि डिविडेंड इनका 14 रुपए से बढ़ के 28 रुपए आ चुका है, जिसमें एक बारी बोनस एडजस्टमेंट भी हो चुका है। तो ये बोनस के बाद का डिविडेंड है, तो और ज़्यादा बड़ी क्वांटिटी में डिविडेंड दिया है और एक बायबैक भी यूज़ कर चुके हैं, तो अच्छा खासा कैश यूटिलाइज कर रहे हैं डिस्पाइट कंपनी का जो डिविडेंड है, कंपनी का जो डेट है वो बढ़ता जा रहा है। ये पहला केस है आईओसी का। दूसरे केस में नजर डालिए, वो है हुडको का। हुडको की आज एक बैठक है जिसमें अभी रकम जुटाने पर तो फैसला आ चुका है लेकिन डिविडेंड को लेकर फैसला नहीं आया है। हुडको की डेट सिचुएशन के हिसाब से
35,000 करोड़ रुपए का डेट हुडको पे आज की हिसाब से कंपनी की बुक्स पर है। इस साल इन्होंने अभी डिविडेंड की घोषणा नहीं की है, लेकिन पिछले साल जो डिविडेंड दे चुके हैं वो करीब करीब 5.5 रुपए का है, और उससे पहले करीब 50 पैसे का। 50 पैसे से डिविडेंड देते देते 5-5.5 रुपए की रेंज में आ चुके हैं, लेकिन डेट करीब करीब 28,000 करोड़ से बढ़ के 36,000 करोड़ रुपए आ चुका है, यानी 8,000 करोड़ रुपए का डेट में भी इजाफा हुआ है। तो एक तरफ मैनेजमेंट डेट कम करने की बजाय अपने कैश का यूटिलाइजेशन कर रहे हैं फर्दर डिविडेंड पे ऑफ करने के लिए। जाहिर सी बात है, सबसे बड़े प्रमोटर इनमें गवर्नमेंट है, तो उन्हीं के पास ही मेजर डिविडेंड जा रहा है। और एक क्रूशियल आंकड़ा देखिए एमएमटीसी का। एमएमटीसी के केस में करीब करीब 520 करोड़ रुपए के आसपास का कर्ज इस साल पिछले साल था कंपनी पे, और लगातार पिछले 3 साल से इनका जो डेट है वो रफली 300 करोड़ से बढ़ के 550 करोड़ रुपए की रेंज में पहुंच चुका है, और इनका डिविडेंड जो है वो स्टेबल है। लगातार कंपनी डिविडेंड दे रही है, डिस्पाइट कंपनी का जो डेट है वो बढ़ रहा है। और दूसरी तरफ से कैश देखेंगे तो कैश लगातार गिर रहा है, 3 डिजिट से 2 डिजिट में आ चुका है। तो कैश गिर रहा है, डेट बढ़ रहा है, और फिर भी हायर डिविडेंड कंपनी लगातार पे ऑफ कर रही है। बीईएल एक और इंटरेस्टिंग आंकड़ा है। ये कंपनी 28 करोड़ का कर्ज रखती थी 2016 में, 2018 तक आते आते वो कर्ज डबल होके 47 करोड़ हो गया, और जबकि डिविडेंड एक बोनस के बाद बायबैक में शेयर बाय करने के बाद अभी भी करीब 2 रुपए के आसपास दे रहे हैं, जिसमें एक बोनस भी है। तो पहले 17, फिर 5 रुपए बोनस, और उसके बाद 2 रुपए और डिविडेंड। लगातार डिविडेंड भी दिया जा रहा है, जो कि अच्छी हायर रेट्स के आसपास आ रहा है। और आखिरी में एनएमडीसी, जो कैश रिच कंपनी थी, डेट फ्री कंपनी थी 2016 तक, 17 तक, लेकिन 18 में इस पे डेट आया 500 करोड़ रुपए, और डिविडेंड जो कि 4 रुपए था वो बढ़ते बढ़ते 4.5 हुआ पिछले साल, और आज इस पे एक फैसला होने वाला है डिविडेंड को लेकर, और अनुमान है कि करीब 8 से 9 रुपए के आसपास डिविडेंड आ सकता है। ठीक है, तो कर्ज है कंपनियों पे और उसके बावजूद डिविडेंड देती चली जा रही है, और वो भी कैश से, अपनी नकदी से। तो ये तो गजब हो गया। इनफैक्ट हमने तेजी से देखी है सरकारी कंपनियों में, लेकिन डिविडेंड है, डिविडेंड दे रहे हैं, और कर्ज एस बुक्स पे है। पिक्चर आप देखिए, अंदाज अपना आमिर खान सलमान खान वाली पिक्चर थी, जिसमें शक्ति कपूर भी होता है, साइकिल लेके घूमता, क्राइम मास्टर गोगो। बोला आया हूं तो कुछ लेके जाऊंगा। तो ऐसा हाल है अभी इस वक्त सरकारी कंपनी के पास कुछ भी दिख रहा है, जरा भी पैसा दिखा कुछ तो निकाल ले आओ अपनी बैलेंस शीट। हाँ, तो वैसा हाल है बिल्कुल। तो एनएमडीसी का कर्ज नहीं था, उसको कर्ज में भी एक तो ले आए हैं, उसके बाद फिर डिविडेंड पे भी फैसला आने वाला है। सही है, वेरी गुड, बहुत ही बढ़िया। चलिए आइए, इस बीच नितिन जी हमारे साथ तैयार है। नितिन जी को कुछ अर्जेंटली एक और ट्रेडिंग कॉल देनी है, तो पहले नितिन जी ऑप्शन वाले जोड़ते हैं हमारे साथ। नितिन जी बताएं सर। देखिए जी, अभी डेटा एचडीएफसी लिमिटेड में काफी अच्छा बना है। एचडीएफसी लिमिटेड है, बैंक नहीं है, लिमिटेड है। अच्छा। जिसकी 1950 की कॉल ऑप्शन लेनी है, 25 रुपए में मिल रही है। इसका टारगेट करीब करीब 45 से 50 रुपए का होगा, यानी ये कॉल ऑप्शन डबल 15 रुपए। 25 रुपए में 1950 का कॉल ऑप्शन खरीदना है एचडीएफसी लिमिटेड में, और 45 से 50 का स्टॉप लॉस क्या होगा? जी, स्टॉप लॉस 10 रुपए नीचे रखेंगे, यानी कि 15 रुपए का मेरा स्टॉप लॉस होगा। माय गॉड, क्या एक्शन है जबरदस्त। ये तो निफ्टी में वजन रखने वाला शेयर है भाई। वजन रखने वाला शेयर है, सिर्फ 2-3 मिनट पहले ही इसके अंदर बाइंग आने शुरू हुई, जैसे ही नितिन जी कह रहे हैं, और ये शायद दौड़ भी लगा जाए तेजी से, तो इसलिए जल्दी से इसको आप लपक भी सकते हैं। तो आप चाहें तो इसको 25 से 26-27 भी करना चाहें तो भले कर लीजिए। 45 रुपए का टारगेट रखिए, और 15-16 रुपए का एक स्टॉप लॉस रख लीजिए। एचडीएफसी लिमिटेड, इससे पहले एचडीएफसी बैंक था, अब एचडीएफसी लिमिटेड है, इस पे आप एक कॉल ले सकते हैं। नितिन जी कुछ और ऐड करना चाहते हैं इसमें? देखिए नहीं डिम्पी जी, एक तो एचडीएफसी लिमिटेड के टारगेट हो गए। कॉल ऑप्शन जो हमने ली थी 34 में, अभी 70 रुपीज हो गई, तो वहां प्रॉफिट बुक करके वो फंड आप इधर ट्रांसफर कर सकते हैं। और एक और मैं मॉडल पे काम कर रहा हूँ, वो ये है कि हम 3 बजे कुछ खरीदेंगे और हम 3:25 पे प्रॉफिट बुक करेंगे। उसी मॉडल पे मैंने एचडीएफसी लिमिटेड अनिल जी को 10 रुपए नीचे मैसेज भी किया था अभी कि ये नेक्स्ट 15 मिनट में 10 रुपए बढ़ जाएगा। कल इसी तरीके से रिलायंस को हमने कैच किया था। तो एक नए स्ट्रेटजी पे काम कर रहा हूँ, जिसमें बेसिक एक मिनट नितिन जी एक चीज मैं बताना चाहता हूँ, और एकदम सबके सामने साफ साफ कह दूं, जो रजत अभी थोड़ी देर पहले बोल रहे थे ना कि कल ही आप बात कर रहे थे क्लोजिंग में कि रिलायंस बढ़ने वाला है, वो मेरा दिमाग नहीं था। अच्छा, नहीं, वो नितिन जी का दिमाग था। नितिन जी ने मुझे मैसेज किया कि भाई अनिल जी कुछ ट्रेड ऐसे मेरी समझ में आते हैं
जो 3 से 3.5 के बीच में जिसमें बड़ा मूव आता है स्टॉक में। बड़ा मूव से मतलब कि अगर रिलायंस 10 से 15 रुपए बढ़ गया तो किसी एक ट्रेडर के लिए, डे ट्रेडर के लिए मेरे ख्याल से आखिरी घंटे में राजेश जी ठीक है, काफी है ना। तो उन्होंने बोला कि मैं इस तरह के कॉल दे सकता हूँ क्या। मैंने कहा वो सारे कॉल आप दे सकते हो जिसमें हमारे व्यूअर्स का पैसा बने, उसमें लिए कोई मना ही नहीं। मैंने उनको एक ही चीज़ कही कि मैंने कहा आप थोड़ी सी बैक टेस्टिंग कर लीजिए, थोड़ा सा देख लीजिए, जहाँ आपका कॉन्फिडेंस वाला कॉल रहे वहाँ दे दीजिए। तो वो उस मॉडल को हम पूरा इम्प्लीमेंट करने की कोशिश कर रहे हैं। उस कड़ी में पहला आज HDFC लिमिटेड बोला है नितिन जी ने। तो नितिन जी ऑप्शन वाले जो हैं हमारे वो बहुत मेहनत कर रहे हैं और बहुत सारे काम। नितिन जी बिल्कुल यही है ना कॉन्सेप्ट पूरा? जी बिल्कुल यही अनिल जी। अभी ऑप्शंस के अलावा एक हम जो कॉन्सेप्ट है वो जी 25 पे बेचेंगे, यानी प्रॉफिट बुक करेंगे, यानी 3 बजे लगाओ और 3:25 तक प्रॉफिट कमाओ। इस तरीके का कॉन्सेप्ट पे काम करता है। 3 बजे लगाओ, 3:25 पे कमाओ और निकल जाओ, बाजार से निकल जाओ। ये भी इंटरेस्टिंग है। और इंटरेस्टिंग बैंक निफ्टी भी दिख रहा है, टारगेट्स लगभग पूरे। नितिन जी से जब मेरी एक बार बात हुई थी तो ये बता रहे थे कि सुबह 4 बजे उठ जाते हैं कई बार डाटा एनालिसिस के कारण, और रात को 11-12 भी बज जाती है। ये सही करते हैं। डाटा एनालिसिस के लिए ब्रह्म मुहूर्त में उठना सबसे सही। मतलब मजाक नहीं कर रहा हूँ। जो 5 मैं भी कई बार है ना सुबह 5 बजे करता हूँ डेटा एनालिसिस उठ के। नहीं आपने तो शायरी भी सुबह 5 बजे लिखी थी। हाँ शायरी तो वो तो क्रिएटिव ब्रह्म मुहूर्त में। हाँ होता ही है। देखो आमतौर पर रात को जागने वाले लोग कौन होते हैं? 3 तरह के होते हैं। एक तो रोगी जो बीमार है, दूसरा भोगी जो आलतू फालतू कामों में लगा हुआ है, और तीसरा योगी जो कुछ अच्छा साधना वाला काम कर रहा है। रोगी, भोगी और योगी ये 3 ही जागते हैं। तो ब्रह्म मुहूर्त 5 बजे के 4 बजे के आसपास योगी जागते हैं। तो फिर अब 4 और 5 तब तक है ना दोनों सो जाते हैं। कोई कितना ही बीमार हो 4-5 बजे के आसपास तो उसको नींद आई जाएगी। कोई आलतू फालतू काम कर भी रहा हो तो 4-5 बजे तो सो ही जाएगा। तो 4-5 बजे का जो समय ब्रह्म मुहूर्त ऐसे ही नहीं कहा गया है। इस समय योगी लोगों के लिए। इसलिए नितिन जी एकदम सही वक्त पर उठ के काम जो करते हैं उसका नतीजा ये देखिए। वैसे सही कह रहे हैं, 4 बजे तक तो पार्टियां भी खत्म हो जाती हैं। जो लेट पार्टी चलती है 4 बजे तक आप समझ गए एकदम, है ना? बिल्कुल सही है ना। तो आपको मतलब 4 और 5 बजे के बीच में डेटा चाहिए होता है, रात को नहीं चाहिए होता। वो अलग बात है। डेटा रात को आ जाए, आप शीट बना लो, सुबह एनालिसिस कर लो। ठीक है नितिन जी, बहुत शुक्रिया आपका। राकेश जी कुछ कहना चाहते हैं? राकेश जी हाथ भी ऊपर कर रहे हैं और हाथ के साथ उनके हाथ में पेन भी है, पेन और ऊपर जा रहा है, गोल्डन वाला ये ना। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बजा दीजिए BTST का बिना सोचे समझे। बताएं राकेश जी। अनिल जी खरीदारी की राय है टाटा कम्युनिकेशंस पर, जिसको मैंने निचले स्तरों पर आइडेंटिफाई करा था और वहां भी रिकमेंड किया था, और अब ये स्टॉक 3-4 दिन की कंसोलिडेशन से निकल रहा है और शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग के नजरिए से एक अच्छा कैंडिडेट लगता है। यहां पर भी एक अच्छी खरीदारी की जा सकती है। 609 का एक स्टॉप लॉस लगाना चाहिए। 648 यहां पर पहला टारगेट होगा, 656 दूसरा टारगेट है, और इन दोनों टारगेट्स के लिए टाटा कम्युनिकेशन को खरीदने की राय है। तो टाटा कम्युनिकेशन स्टॉक पे बेट लगाएं आप। 609 का लगा लीजिए। एक स्टॉप लॉस फिलहाल 626 ये लेवल्स देखने को मिल रहे हैं। पहला टारगेट जो होगा वो 648 का होगा, उसके बाद 656 तक के टारगेट टाटा कॉम पे देखने को बहुत समय से, बहुत इनफैक्ट पिछले कुछ सालों से नहीं चला है, वो है फोर्टिस। सिद्धार्थ जी मैं आपसे प्रश्न पूछना चाहूंगा, हिम्मत करेंगे स्टॉक में कुछ इन्वेस्टमेंट करने की, या फिर इस स्टॉक को बिल्कुल अवॉइड कैटेगरी में रखा जाए? क्योंकि 136 से 140 आज के सत्र में फोर्टिस पहुंचा है और एकदम से सडन स्पाइक है। बीते 1 घंटे में बहुत स्ट्रॉन्ग मूव 141 142 के लेवल पे ले आया है। इसको क्या करना चाहिए सर, ये बताइए। देखिए रजत, सबसे बड़ी चीज है कि फोर्टिस जैसी कंपनियां जहां पे अर्निंग्स का कोई एक कंसिस्टेंसी नहीं है, सबसे बड़ी चीज की मैनेजमेंट के कॉर्पोरेट गवर्नेंस की कोई कंसिस्टेंसी नहीं है, ये कंपनी में निवेश तो नहीं करूंगा और निवेश की राय भी नहीं दूंगा। मैं मानता हूं कि ये दूसरी कंपनियों पे, आप फार्मा क्षेत्र की दूसरी कंपनियों पे आप जरूर दाव लगा सकते हैं, तो फोर्टिस से दूर रहे। हो सकता है कि अभी बाजार में एक तेजी का रंग सब जगह फैल चुका है, तो हो सकता है कि सारे स्टॉक ऊपर आ जाए, बट जो ऊपर आते हैं वो सोना नहीं है। जो ऊपर आते हैं वो सोना नहीं है सारे शेयर, इसलिए परख कर आपको चलना चाहिए। कुछ पीतल है तो कुछ सोना है, तो फोर्टिस से थोड़ा फिलहाल अभी दूरी बना के रखिए। फाइनली फोर्टिस है ना, 40 से बाहर निकल कर 50 में पहुंचा है ना। बड़े दिनों बाद। खैर इस बीच फोर्टिस का चलना स्वाभाविक है, क्योंकि निफ्टी और बैंक निफ्टी में लगे हुए पर,
और आज बैंक निफ्टी ने लगा दिया रिकॉर्ड हाई और 500 अंकों की रिकॉर्ड तेजी के साथ आज हमारा बैंक निफ्टी का टारगेट भी हिट हो गया। टारगेट मेरा हिट मान लीजिए 28,488 ये आज का हाई बनाया स्पोर्ट में। मैंने 28,475 28,500 की रेंज में प्रॉफिट बुक करने के लिए कहा था और कहा 28,500 के ऊपर जाने की संभावना है, तो टारगेट हिट करवा दूं। टारगेट हिट के लगा दीजिए स्टैंप, और आज ये लग गया टारगेट हिट बैंक निफ्टी का। और आज सुबह सुबह इसका अंदेजा तो वैसे ही लग गया था जब कोई भी सेल की स्ट्रेटजी बैंक निफ्टी पे थी नहीं, सिर्फ और सिर्फ बाय। जहां पे मौका मिला वहां पे खरीदिए और वहीं से पैसा बनना शुरू। तो निफ्टी बैंक आज दिन के ऊपरी स्तरों पर और टारगेट हिट करते हुए आ चुका है 500 अंकों की बढ़त के साथ। एक दो शेयर और भी हैं जो थोड़ा बहुत मजबूती से दिखा रहे हैं या चल सकते हैं या चलने को तैयार हैं। उसमें से एक जरा टाटा पावर, मैंने सुबह सुबह कुणाल जी से भी पूछा था इसके बारे में। राजेश जी जरा एक बार वापस से बताइए, 2.2% ऊपर है, 73-74 का लेवल है। आज अगर क्लोजिंग 74 के ऊपर कर जाए तो जिनके पास ये पोजीशन है एक बार वो रख के और लेके जाएं। देखिए बहुत टाइम से अंडर परफॉर्मेंस था स्टॉक में, और आज पिछले वीक और ये वीक दोनों वीक का अगर हम डेटा देखें तो इसमें बिल्कुल लॉन्ग एडिशन हुए हैं और स्टॉक में जिस तरीके का मोमेंटम देखने को मिला, मुझे लगता है ये स्टॉक यहाँ से 78-79 की तरफ मूव करना चाहिए। और आपने बिल्कुल राइटली पॉइंट आउट किया, 74 का जो ब्रेकआउट मिलेगा तो उसके बाद बिल्कुल इसको लेके ही जाना चाहिए और मुझे लगता है 78-79 के टारगेट देखने को मिलेंगे। तो 74 के ऊपर अगर आज बंद करता है तो 72.50 का स्टॉप लॉस रख के 79 का टारगेट के लिए इसको बाय करना चाहिए। कैश में एक और स्टॉक है केशोराम, जिसमें एक्शन तेज हुआ और ये भी दिन के उच्चतम स्तर के करीब ही कामकाज करे। राकेश जी आप बताएं सर, केशोराम फिलहाल 79-78 के जोन्स पे अभी खरीदारी करनी चाहिए या फिर इसको अवॉइड लिस्ट में डाला जाए अच्छी तेजी में आज? देखिए रजत, टेक्निकली तो पैटर्न काफी अच्छा है और नीचे में 75 रुपए एक अच्छा बेस है। 75 रुपीज के नीचे का स्टॉप लॉस लगाना चाहिए और ऊपर में रजत यहाँ पर ये स्टॉक मुझे लगता है 86-87 तक शॉर्ट टर्म में जाने का पोटेंशियल रखता है। तो ये है आपके लिए केशोराम इंडस्ट्रीज प्राइस, 5% की मजबूती है। बहुत देर से मित्री है ना लेफ्ट आउट फीलिंग आ रही है। दो एंकर्स ने घेर लिया है और इंटेंशनली सवाल पे सवाल डाल रहे हैं। देखो वो पलके झपका रही है, आप बोलने का मौका नहीं दे रहे। लेकिन मित्र आप चिंता न करें, दर्शक आपको बहुत पसंद करें। कुछ और दर्शकों के ट्वीट में आपके लिए आए हैं वो बता दूं तो मित्री को लोग क्या कह रहे हैं। मित्री की को एंकरिंग देखकर ऐसा लग रहा है कि अच्छे दिन आ गए। वाह, GDS बेदी साहब का ये ट्वीट है, अच्छे दिन आते हुए दिख रहे हैं। सुशांत ने कहा है आपकी ये बड़ी बड़ी आंखें कहीं डिम्पी जी को आपका दीवाना न बना दे। डिम्पी जी आंखों में आंखें डाल के देख लीजिए जरा। हाँ तो डिम्पी जी बन चुके हैं ना, बनाना थोड़ी। दीवाने परवाने सब है, सब दीवाने परवाने मस्ताने सब हैं और रजत जी तो हैं ही खैर बिल्कुल। तो हाँ अच्छी तस्वीर भी है साथ में मित्र जब हमारी देखी तस्वीर। अच्छा कुणाल जी अब तो कोई डाउट नहीं है ना, आप बोल रहे थे कहो तो हाथ में मिलवा लूं। एक मिनट रुकिए जरा मित्री हाथ मिलाइए आप। कुणाल जी आप देखिए आपके लिए ये। हाँ ये क्या बात है। कुणाल जी जरा विंडो दिखाइए, कुणाल जी को भी जरा दिखाएं। कुणाल जी देखिए, कुणाल जी बिल्कुल देख रहे हैं, कोई खतरा नहीं है सर। हाँ बिल्कुल खतरा मत भांपिए आप। कुणाल जी गठबंधन की सरकार है। हाँ थोड़ा डराते रहते हैं कुणाल जी ताकि डिम्पी जी मतलब चेक एंड बैलेंस करते हैं। चेक एंड बैलेंस। ओके कुछ और ट्वीट्स है, मैं सोच रहा हूँ कि वो भी पढ़ी लिए जाए। विनय गौर कह रहे हैं कि कल जब कहा गया था कि नई एंकर आएगी तब से बड़ी जिज्ञासा थी, उत्सुकता थी और इंतजार का फल बहुत अच्छा रहा। वेरी इनोवेटिव आइडिया। जाहिर सी बात है मित्र तो इनोवेटिव है ही। ओके अरे वाह, संचित भारतीय जी का तो बहुत ही बेहतरीन है। मेरी 3 साल की बेटी अब सारे खिलौने छोड़कर मित्री मांग रही है। क्या बात है, वाह। ये मेरे ख्याल से अब तक का सबसे बेस्ट कॉम्प्लीमेंट है। और इसकी भनक आज सुबह नितिन जी ने जब दी थी तभी से लगी थी कि बच्चों का फेवरेट मित्री बनने वाली है। और विजय जी का ट्वीट देखिए, मित्रों को मित्री पा गई। क्या बात है, वाह। तो विजय जी ने भी बहुत अच्छा लिखा, मित्रों को मित्री मिल गई। बहुत ही शॉर्ट एंड स्वीट, वाह। चलिए शुक्रिया आपका ये बेहतरीन रिएक्शन और ट्वीट हमारे मित्र को देने के लिए। ऑटो सेक्टर में जो चला आज उसमें एक स्टॉक है एस्कॉर्ट्स, यहाँ पर आज के सत्र में तेजी ज्यादा देखने को मिल रही है। तो राजेश जी आप खोलिए चार्ट्स और बताइए एस्कॉर्ट्स जिनके पास भी होल्डिंग है क्या वो कैरी करें या फिर 8% मूव के बाद मुनाफा वसूली कर लीजिए। देखिए अगर बहुत नीचे में लिया है 700 के आसपास अगर किसी ने बाइंग की हो, जो कि इसका कंसोलिडेशन जोन था, अगर वहाँ बाइंग की तो थोड़ा प्रॉफिट बुक करना चाहिए। जिन्होंने मोमेंटम में अगर ब्रेकआउट के ऊपर ट्रेड किया है, 762 इसका ब्रेकआउट हुआ है वीकली चार्ट पे अगर हम देखें तो होल्ड ही करना चाहिए। जिस तरीके का ब्रेकआउट हुआ, जिस तरीके का क्वांटम बाइंग देखने को मिला, हमने इंटेंसिटी के साथ बाइंग देखने को मिला है, तो मुझे लगता है ये स्टॉक और यहाँ से रैली करना चाहिए और 840-850 के जोन में आ जाना चाहिए जो इसका नेक्स्ट हर्डल रहेगा।
तो अभी यहाँ से 765 पोजिशनल स्टॉप लॉस रहेगा, कैरी करना चाहिए 850 के टारगेट के लिए। सिद्धार्थ जी एक बार रिटेल कंपनियों पे व्यू दीजिए सर, क्योंकि अभी भी जो चला हुआ है तो वो बता दूं वो है ट्रेंड। इसके अलावा एवेन्यू सुपरमार्ट्स में भी मूव आज के सत्र में पॉजिटिव पड़ा है। तो ये रिटेल सेक्टर से जुड़ी कंपनियों के ऊपर आपका व्यू और कौन सा स्टॉक पसंद है ये बताइए। स्टॉक अभी भी एक ही पसंद है जो मैंने शुक्रवार के दिन में भी जब अनिल जी ने पूछा था वही स्टॉक कहा था, वो है आदित्य बिरला फैशन। आदित्य बिरला फैशन, पैंटलून्स, एलन सॉली, पीटर इंग्लैंड, कोई भी ब्रांड बोल दीजिए इनके, सभी में डबल डिजिट ग्रोथ आ रहे हैं। और इनरवेयर ब्रांड में भी इनके बहुत अच्छा मैनेजमेंट का प्लान है आने वाले समय में। हमें लगता है कि सेम स्टोर ग्रोथ के हिसाब से आदित्य बिरला फैशन यहां से काफी अच्छा परफॉर्म कर सकता है। ठीक है सिद्धार्थ, एक चीज और है, जरा एस्कॉर्ट्स के बारे में भी आपकी राय चाहता हूं, क्योंकि ट्रैक्टर डिवीजन के जब इस बार M&M के आंकड़े आए थे ना उतने अच्छे नहीं थे। अभी एस्कॉर्ट्स के भी पिछली बार के आंकड़े तो ठीक थे, आज शेयर ने अच्छा खासा मूव दिखाया, करीब 8% ऊपर है। इस भाव पे भी ठीक है जिनको कोई पोजीशन बनानी है या थोड़ा लेट हुए हैं। ये 650 मिल जाता जब आशु कह भी रहे थे कि एस्कॉर्ट्स को रखिए आपको अच्छा चलेगा, अच्छा पैसा बना के देगा। ये इस भाव पे भी ठीक है या थोड़ा महंगा दिखता है आपको? जो इसकी क्वालिटी है या जो ब्रीड है वो बहुत बेहतरीन है, पर ये दामों पे नहीं, गिरावट पे अगर ले तो वो ज्यादा बेहतर रहेगा। एस्कॉर्ट्स ट्रैक्टर सेगमेंट में सदाबहार स्टॉक है। हम मानते हैं कि M&M से भी बेहतर क्वालिटी अगर हो वो एस्कॉर्ट्स की है। तो हमें लगता है कि इतने ऊपर के प्राइस में ना लेके जहां गिरावट मिलती है वहां अक्यूमुलेशन करे, वही बेटर स्ट्रैटेजी रहेगी। ठीक है। आज सुबह सुबह चंदन तापड़िया हमारे साथ जुड़े थे, उन्होंने एक शेयर के बारे में बात की थी जो कि किरण यादव जी का एक फैंसी शेयर है, वो है बाटा इंडिया। कुणाल जी एक बार बाटा इंडिया का चार्ट देखिए, जिन्होंने आज कोई सौदा बनाया अभी ऑलमोस्ट वापस से डे हाई पे आ गया, तो आज के इंट्राडे के प्रॉफिट सारे बुक करके बाहर आ जाएं या फिर इसको लेके भी जा सकते हैं? देखिए बाटा एक ऐसा शेयर है डिम्पी जो कि न केवल डे हाई पर है बल्कि लाइफ टाइम हाई पर है। और देखिए लगातार जैसे ही बाजार में हल्का सा भी तेजी बनती है ये काउंटर सीधा भाग जाता है। तो आउट परफॉर्मिंग काउंटर है, जिनके पास है बने रहना चाहिए। मुझे लगता है कि 1340 पर अब एक स्टॉप लॉस रखें, ऊपर 1375 1380 के लेवल्स आते हुए दिखे। ओके, लेकिन इस बीच एक बिगुल बजाना होगा, ये बिगुल बेहद खास है क्योंकि ये वाला जो बिगुल आएगा ना, ये इस तरह के बिगुल कम बजते हैं और जब बजते हैं तो पक्का पैसा देकर जाते हैं। थोड़ा जोर से बजाएं। हाँ, चार्ट कॉर्नर वाला। चार्ट कॉर्नर में भी अलग अलग चीजें आती है आपको। चार्ट में तो बहुत सारी चीजें मिलती है, लेकिन ये वाली जो चीज आपको मिलने जा रही है इसमें पैसा पक्का बनता है। अच्छा ठीक है। अब तक का रिकॉर्ड तो कम से कम यही कहता है, और कोई वजह ऐसी है नहीं जो हम माने कि ये रिकॉर्ड सही साबित नहीं होगा आगे में। बजाइए बिगुल। बिगुल बताइए सर। देखिए अनिल जी, खरीदारी की राय है बैंक निफ्टी पर। ये बैंक निफ्टी एकदम अनचार्टेड टेरिटरी में चला गया है, नए हाइस पे चल रहा है। और जैसे शो की शुरुआत में राजेश जी ने बोला था कि लेफ्ट आउट फीलिंग, अनिल जी अनचार्टेड टेरिटरी में मिस नहीं करना चाहिए। और बैंकिंग मेजर इंडसइंड बैंक, HDFC बैंक, इन्होंने ब्रेकआउट्स दिए हैं और जिस तरीके का टेक्निकल रुझान है, मुझे लगता है बैंक निफ्टी अनिल जी ऊपर की तरफ फाड़ देगा। यहां पर खरीदारी करनी चाहिए। ओवर टू कुणाल जी। देखिए अनिल जी, जब 27,800 पार हुआ था उस समय मैंने आपसे सवाल किया था कि 28,200 कब आएगा, और 28,200 इसी सप्ताह आ गया है। और अब मुझे लगता है कि सवाल ये होना चाहिए कि 29,000 बैंक निफ्टी पर कब देखने को मिलेगा, और उसका जवाब तो खैर आप देंगे समय के हिसाब से, लेकिन आएगा जरूर, ये हम लोग कह रहे हैं। तो मौजूदा स्तरों पर बाय करें। थोड़ा लेवल्स को लेकर मतभेद है क्योंकि मैं फ्यूचर के लेवल्स देख रहा हूं, राकेश जी कैश के लेवल्स देख रहे हैं। तो फ्यूचर के लेवल्स मैं बता देता हूं। स्टॉप लॉस रखना है 28,200 पर, पहला टारगेट 28,900 का और दूसरा 29,300 का एम्बिशियस टारगेट है बैंक निफ्टी बाय करनी है। ओवर टू राकेश जी अगेन। अनिल जी, मैं बिल्कुल इन फ्यूचर के लेवल से सहमत हूं। एक ही लेवल्स देने चाहिए, तो फ्यूचर्स के लेवल्स ही व्यूअर्स नोट करें। 28,900 और 29,300, माय गॉड क्या लेवल आ रहे हैं। तो हाँ, लेकिन एक चीज याद है आपको कुणाल जी, मैंने कल क्या कहा था जब आपने कल पूछा कि ये कब आएंगे, तो मैंने कहा आज नहीं कल आएगा 28,200। आपको याद है? कल 28,035 का हाई बनाया था, लेकिन आज 28,200 के नजदीक खुला है बिल्कुल। अरे जी, अब उससे भी मुश्किल सवाल आपके लिए कि 29,000 कब आएगा। 28,500 के ऊपर क्लोज करवा दीजिए। 29,000 उसके 1 या 1.5 दिन में, 500 पॉइंट 1.5 दिन में, 2 दिन में मैक्सिमम। 28,500 देखिए, मैं उसका रीजन बताता हूँ डिम्पी। 28,500
जैसे आप पार करेंगे ना तो 28,500 के पार निकलते कॉल ऑप्शंस में 17 और 6 25 और 10 35 लाख शेयर शॉर्ट हो जाएंगे बैंक निफ्टी में। 35 लाख शेयर बैंक निफ्टी के शॉर्ट, मतलब बैंक निफ्टी के, निफ्टी के नहीं है, जो 2.5 गुना बढ़ा है निफ्टी के मुकाबले में बैंक निफ्टी नंबर में। 35 लाख शेयर में से अगर 10 लाख 15 लाख भयंकर छोटे। और एक और मैं आपको मैसेज पढ़ाता हूँ, जो के संहारक मंडलियों के सरगना श्रीमान आशु मदान जी का, हैवी शॉर्ट्स ट्रैप्ड इन इंडेक्स, ठीक है, एंड इट कैन शार्पली गो अप, पीपल आर स्टिल इन डिसबिलीफ। पहली चीज हिंदी में अनुवाद कर दूं इसका, राष्ट्रभाषा में ये कि भारी भरकम मंदी की पोजीशनें बनी हुई है बाजार में। इंडेक्स में निफ्टी भी है और बैंक निफ्टी बहुत तेजी से ऊपर जाएगा। ये आशु जी की राय, मेरी नहीं है, मैं आशु जी को कोट कर रहा हूँ। और लोगों को अभी भी भरोसा नहीं हो रहा कि ये तेजी हो रही है। अगर भरोसा है इस तेजी पर, और उस तेजी के भरोसे के लिए अगर किसी एक आदमी को सलाम करना चाहिए तो वह सिद्धार्थ सिदानी। मतलब सिद्धार्थ जी का कॉन्फिडेंस लेवल और जो कॉल, सबसे बोल्ड कॉल, वो मैं भी नहीं दे पाता जिस कॉन्फिडेंस के साथ दिया उन्होंने। जिस दिन सर्जिकल स्ट्राइक हुई थी उस दिन, उसके नेक्स्ट डे मतलब शो पे थे सिद्धार्थ जी ने और बोले कि ये ले लीजिए, भाव ही वापस नहीं दिखेंगे आप। सही बात कर रहे हैं आप। याद है आपको? बिल्कुल याद है। सिद्धार्थ जी मान गए सर, क्या गजब का कॉन्फिडेंस और क्या गजब का बोल्ड कॉल था, बधाई हो आपको इसके लिए। धन्यवाद अनिल जी। ये आप ही के चैनल के माध्यम से होता है कि सारी चीजें अच्छी या बुरी दोनों ही याद रहती है। इसके साथ मैं कुणाल जी का एक क्वेश्चन का जवाब देना चाहूंगा। जी। उन्होंने आपको जो प्रश्न पूछा कि 29,000 बैंक निफ्टी में कब होगा, तो इसका एक जवाब मेरे पास है, वो है कि जब HDFC बैंक 2400 होगा और जब इंडसइंड बैंक 1750 होगा, तब आपका बैंक निफ्टी भी पहुंच जाएगा। वाह, चलिए इंडसइंड बैंक और HDFC बैंक। कुणाल जी अब आपको जवाब मिल गया। अगर इंडसइंड बैंक और HDFC बैंक दोनों ही बाय लिस्ट में है, नितिन जी की लिस्ट और राजेश जी के भी। राजेश जी हो जाएगा उन्नति से, बिल्कुल लग रहा है। बिल्कुल शॉर्ट कवरिंग बिल्कुल खतरनाक जबरदस्त आएगी। मतलब और ये मतलब पिछले 3 दिनों में इतने शॉर्ट्स नहीं दिख रहे थे, ये शॉर्ट्स कल और आज में ही बने सारे के सारे। गुरुवार का मुहूर्त रहेगा मुझे। हाँ? गुरुवार को एक्सपायरी के दिन मंदी वाले एक्सपायर हो जाएंगे। ऐसा लग रहा है मंदी की एक्सपायरी होगी। मतलब ये कटेंगे, इसका मतलब ये क्लियर कटे कि कल बुधवार है, तो अब अगर बनाना भी है शॉर्ट टर्म बाजार को तो गुरुवार को ही बनेगा, बुधवार को नहीं बनेगा। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि अगर 28,500 के, सबसे बड़ी बात इन पे मालूम क्या हो रहा है, बाजार गैप से खुलता है इंपॉर्टेंट लेवल के ऊपर, मौका नहीं दे रहा। हाँ, तो मौका ही नहीं देता आपको शॉर्ट कवरिंग का। फिर आप इंतजार में बैठे रहते हैं, हाँ आएगा तब देखेंगे, नीचे आएगा तब। बहुत जबरदस्त फुल फोर्स से बाएंगे, एकदम फुल फोर्स से। और एक भी मौका आज दिन भर भी मिल रहा, भले आप निफ्टी का, बैंक निफ्टी का चार्ट कभी भी आप उठा के देख लीजिए, एक बार भी आपको मौका नहीं मिल रहा। अच्छा, एक शेयर मैं आपको और जरा नोटिस करा दूं, क्योंकि थोड़ी देर पहले रजत आपको फोर्टिस दिखा रहे थे, उसके अगेंस्ट में एक बार जरा अपोलो हॉस्पिटल आप देखिए, क्योंकि राजेश जी ने अभी वो चार्ट देखा और देखा एकाएक उसके अंदर गिरावट आई है। तो फोर्टिस अगर 4% ऊपर आया, अपोलो हॉस्पिटल 4% ही नीचे आ गया। सिद्धार्थ, इस पर आपका कुछ कहना है क्या? ये अपोलो हॉस्पिटल के अंदर 4% की जो गिरावट है, बाजार के अंदर कहीं प्रॉफिट बुकिंग के साइन तो नहीं है? इसमें ऐसा क्या हो गया, 50 रुपये टूट गया एकदम से? कहीं ना कहीं हमें लगता है कि मुनाफा वसूली चल रही है ये पूरे स्पेस में, और हमें फार्मा क्षेत्र में भी लग रहा है कि कहीं ना कहीं उतनी तेजी के साथ पार्टिसिपेशन नहीं किया जा रहा है। तो हेल्थ केयर और फार्मा स्पेस में, दोनों ही स्पेस में हमें लगता है कि कहीं ना कहीं नरम सा माहौल है। तो ये स्पेस में अभी थोड़ा सा हटके रहे। जहां पे अभी बहुत ज्यादा अच्छा रुझान है वो है बैंकिंग और NBFC। खैर, इसमें कोई दो राय नहीं है कि कई ऐसे शेयर्स भी आपको मिल जाएंगे मार्केट के अंदर जो इस चलते हुए मार्केट के अंदर भी आपको थोड़े कमज़ोर दिखेंगे, जैसे कि IT, जैसे कि जेट एयरवेज अभी दिन के निचले स्तरों पर आ गया। सुबह हम इसके बारे में बात कर रहे थे, खड़ा रहा लेकिन अभी थोड़ा वापस से कमज़ोर होता हुआ दिख रहा है शेयर। ठीक है, इस बीच लेकिन आज का सितारा बार बार नजर जा रही है वो है बैंक निफ्टी पर। बैंक निफ्टी में कोई मौका नहीं आज दिया। आप कहाँ जहाँ भी आपको मौका मिला खरीदारी का, वो सब कुछ आपको आज प्रॉफिट देके गया। और आखिरी घंटे में ये भी हमने कहा था कि 28,500 के पार नहीं निकलेगा, वहीं प्रॉफिट बुक कर लीजिए, वो पार आज नहीं होगा। और वहीं से देखिए घुमा भी, 28,488 का हाई बना, 488 का हाई बना। क्या बात हुई थी सुबह और दोपहर, जरा इकट्ठा देख लीजिए।
450 से 28,500 के रेंज में जहां आपको ठीक लगे वहां प्रॉफिट बुकिंग करिए। ओ माय गॉड, ये तो रुक ही नहीं रहा। 28,250 का आपका स्टॉप लॉस होगा। निफ्टी और बैंक निफ्टी में लगे हुए पर, और आज बैंक निफ्टी ने लगा दिया रिकॉर्ड हाई और 500 अंकों की रिकॉर्ड तेजी के साथ आज हमारा बैंक निफ्टी का टारगेट भी हिट हो गया। मैंने 28,475 28,500 की रेंज में प्रॉफिट बुक करने के लिए कहा था और कहा 28,500 के ऊपर जाने की संभावना, तो टारगेट हिट करवा दूं। टारगेट हिट के लगा दीजिए स्टैम्प। तो आज तो बैंक निफ्टी पे लगी है स्टैंप और ये दिन के ऊपरी स्तरों के आसपास अभी भी ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। 125 अंकों की बढ़त निफ्टी पर है और कुछ एक और शेयर भी हैं जो मार्केट के अंदर इसी तरह का मोमेंटम भरते हुए दिख रहे हैं। रजत, मैं एक स्टॉक ढूंढ रहा था और वो आइडेंटिफाई किया कल जो आपने लिंक दिया था उससे परों की बात हो रही थी ना यहाँ पर, तो ग्लोबल वेक्टर ढूंढ रहा था। अब याद आया, अच्छा ग्लोबल वेक्टर 2 दिनों में क्या भागा है, 2 दिनों में। कल आपने जैसे वो आवाज निकाली थी ना हेलीकॉप्टर की, कल तो डिम्पी की जो थीम चली, एक और इसके दम पे आज हमने 2 स्टॉक रिकमेंड किए सुबह, मैंने कैश वाले मनपसंद देखो अभी जरा लगे हाथ मनपसंद बेवरेजेस के बारे में भी आपको बता देते हैं। जरा एक कड़ी के जरिए देखते हैं मनपसंद बेवरेजेस में आज सुबह सुबह क्या बात हुई थी, कौन से लेवल उन्होंने अचीव किए और कहां तक पहुंचा। जरा देखिए मनपसंद बेवरेजेस भी। तो आज के सेशन में जो उछाल आ रही है 110 रुपए के आसपास मनपसंद बेवरेजेस चल रहा है। जो कल डिम्पी ने लिंक किया वो लिंक बहुत ही बड़ा कमाल का था इलेक्शन के पहले में। जब आप जाएं चुनाव का जो होता कराले, उसमें बकायदा पेटियां रखी होती हैं सॉफ्ट ड्रिंक्स की, इसमें फ्रूटी है, मनपसंद के कुछ एक प्रोडक्ट होंगे या फिर अलग अलग सॉफ्ट ड्रिंक्स होंगे और 115-120 तक मेरे ख्याल से ये इवेंचुअली जा सकता है। तो उस टारगेट के लिए आप खरीदारी कर सकते हैं। थोड़ा कमजोर क्वालिटी का स्टॉक है तो स्टॉप लॉस स्ट्रिक्ट लगाएं, लेकिन इलेक्शन के पहले जो स्टॉक एक्शन में आ रहे हैं वहां पर आपको फोकस करना जरूरी है। आज नजर नहीं हट रही है मनपसंद बेवरेज से 13.5 से 15% की मजबूती के साथ टारगेट हिट हुआ आज का मनपसंद बेवरेज का। जो टारगेट 2 था वो भी आज दोनों हो गए। क्या बात है, 120 एग्जैक्ट 120 का है ये। डिम्पी जी इस बार आपने मौका छोड़ा नहीं। सुबह मित्री ने बता दिया था कि टारगेट हिट हो गए हैं, हाँ। और इस बार आपने बता दिया। बिल्कुल हमारी मित्र के साथ हो गई इस तरह यारी दोस्ती। अब हम एक करके आपको बताते चलेंगे कहाँ क्या क्या हो रहा है। बिल्कुल। ओके, आइए अब आखिरी मिनट है, बैन से बेनिफिट देख लें। कौन से स्टॉक ऐसे हैं जो बैन में जाने या बाहर आने के लिए है तैयार। आइए देखते हैं बैन से बेनिफिट। देवांशी बताइए। बिल्कुल, आज चारों के चार जो स्टॉक्स हैं वो यहाँ पे बैन में तो रहेंगे ही रहेंगे। और एक और स्टॉक है अदानी पावर, वहाँ पे पोजीशन 93% से थोड़ी सी ऊपर है, तो बॉर्डर पर है, शायद आ सकता है। लेकिन अब जो पॉसिबिलिटीज़ है बहुत कम है कि 95% से ऊपर यहाँ पे मार्केट वाइड पोजीशन जाए। तो अदानी पावर ये स्टॉक हो सकता है कि बैन में आ जाए, लेकिन अभी प्रोबेबिलिटी 2% अभी भी छूट गई। 95% के ऊपर आएगा तो अदानी पावर आएगा बैन में। अगर 95% के ऊपर पोजीशन निकलती है तो राजेश जी बताएं अदानी पावर अभी चार्ट स्ट्रक्चर के हिसाब से क्या कह रहा है। मुझे लगता है कि प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए। स्टॉक में जो मोमेंटम आया था वो एक मल्टीपल सप्लाई जोन के आसपास ट्रेड कर रहा है स्टॉक, तो मुझे लगता है ये 5250 के ऊपर जब तक नहीं जाता है स्टॉक क्लोजिंग बेसिस पे, तो यहाँ पे एक सप्लाई प्रेशर बनेगा, तो प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए। अगर ये बैन में आ जाता है तो फिर मुझे लगता है प्रॉफिट बुकिंग आएगी इस स्टॉक में। चलिए, और बाकी के जो स्टॉक्स हैं IDBI, जेट एयरवेज, रिलायंस इंफ्रा और पावर, ये चारों के चारों स्टॉक्स बैन में रहेंगे कल के सत्र में, इसकी पूरी संभावना है। एक स्टॉक है मैट्रिमनी, कल है 20% सर्किट पे था और आज के सत्र में भी 16% के आसपास की तेजी स्टॉक में देखने को मिल रही है। सिद्धार्थ जी ट्रैक कर रहे हैं क्या? जो भी लोग हैं ना इनकी वेबसाइट पे जाते हैं ना, हाँ, मार्केट से जुड़े हुए या नॉन मार्केट से, तो उनके फटाफट वो आ जाते हैं, अलर्ट्स आ जाते हैं, स्टॉक का भाव भी ऊपर नीचे होता है। तो ऐसे ही रजत ऐसा ही है। मेरे को तो ये पता था कि नालंदा इक्विटी फंड ने कुछ हिस्सा खरीद लिया। नहीं मतलब मैं आप साइट पर गए क्या? नहीं ज़्यादा मुझे लगा क्योंकि हमारे तो रडार पे नहीं आया, डिम्पी जी के मेरे आप ही के रडार पे आ गया। कल तो 20% तेज था, 16% कल का भी पता है। पूछिए सिद्धार्थ जी से सवाल था। सिद्धार्थ जी बताएं मैट्रिमनी आज भी तेज है, स्टॉक 16% के आसपास की तेजी 616 के लेवल पर। देखिए, हो सकता है कि शादी ब्याह का मौसम बहुत तेजी में है, तो हो सकता है स्टॉक में मोमेंटम आ गया और थोड़ा बहुत तो बाजार का भी पुश है, तो ये भी एक कारण हो सकता है। हालांकि इस पे हमारी कोई पर्टिकुलर राय या सलाह नहीं है।
ठीक है, इस पीछे एक खबर नीचे भी आप देख पा रहे हैं, बीजर एनर्जी को लेकर है 324 करोड़ रुपए का इसका एक ऑर्डर मिला है। 8 साढ़े 8 रुपये की बढ़त और 13% ये ऊपर है। एक बार देखेंगे राजेश जी आप और राकेश जी आप बीजर एनर्जी। देखिए डिम्पी, बीजर एनर्जी को देखें तो इस स्टॉक ने भी एक ब्रेकआउट दिया है और काफ़ी समय से स्टॉक मंदी के अंदर था। 69 रुपीज़ की डिम्पी एक मेजर नेकलाइन को इस स्टॉक ने तोड़ा है और टेक्निकली ये स्टॉक डिम्पी मुझे लगता है 79-80 रुपीज़ के भाव ऊपर में 1-2 दिन में दिखाने का पोटेंशियल रखता है और यहाँ पर एक स्टॉप लॉस 66 रुपये 50 पैसे का लगाना चाहिए। राकेश जी, एक और स्टॉक देखिए वो है मिंडा इंडस्ट्रीज। वैसे भी ऑटो एंसिलरी जो स्टॉक्स है वहां पर रफ्तार तेज है, अभी पहुंच गया 350 के ऊपर। ये खरीदने लायक स्टॉक है या फिर बहुत स्ट्रांग मूव के बाद अब मुनाफा वसूली कर लेनी चाहिए? रजत, आप जितने भी स्टॉक पूछ रहे हो खुद मेरे को लगता है आप अपनी जो चार्ट पढ़ने की विधि होती है उसको यूज करते हो, कर रहे हो। सारे तो स्टॉक आप निकालते हो ब्रेकआउट वाले और फिर आप पूछते हो कि खरीदने वाले हैं, सारे ही खरीदने वाले निकाल रहे हो। ये स्टॉक भी एक अच्छा कैंडिडेट है। 344 का स्टॉप लॉस है, 365 के टारगेट के लिए मिंडा इंडस्ट्रीज को खरीदना चाहिए। ठीक है, मिंडा इंडस्ट्रीज में भी आप खरीदारी कर सकते हैं। कुछ एक और शेयर हैं जहाँ पे थोड़ा बहुत मोमेंटम बनता हुआ दिख रहा है, उसमें खैर बैंकिंग पे बार बार नजर आ रही है। एक बार जरा सरकारी बैंक पे सिद्धार्थ जी की राय ले लो। सिद्धार्थ जी, सरकारी बैंकों के वैल्यूएशन से भी आप कंफर्टेबल है ना? अभी तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना? अब तो बाजार भी चल रहा है और सरकार की पॉलिसीज भी उनके हक में आई हैं। देखिए, वैल्यूएशन तो बहुत कंफर्टेबल है डिम्पी जी, बहुत चीप भी है, बट अभी भी क्या बीमारी से बाहर निकल चुके हैं पीएसयू बैंक? प्रश्न ये आता है। और मैं अभी भी मानता हूं कि पीएसयू बैंक पूरी तरीके से बीमारी से बाहर नहीं निकले हैं। अगर पीएसयू बैंकिंग स्पेस में कोई स्टॉक को आपको चुनना भी हो या काम भी करना हो, वो हो सकता है सिर्फ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, एसबीआई लीडर है पूरे बैंकिंग क्षेत्र का। और यहाँ पे कुछ नंबर्स बेहतर होते जा रहे हैं, स्लिपेजेस या एसेट क्वालिटी या एनपीए की बात करें तो हमें लगता है कि एसबीआई एकमात्र ऐसी कंपनी होगी जो पीएसयू बैंकिंग स्पेस में अव्वल नंबर में होगी। तो साथ ही साथ ही बस आज अपोलो हॉस्पिटल्स को पता नहीं क्या हो गया, लेकिन आप दूसरे देखें फोर्टिस जिसके हम बात कर चुके हैं, वो डॉक्टर लाल पाथ लैब्स एक और कंपनी जहां पर मूव जो है बीते 5-10 मिनट में बहुत स्ट्रांग और दिन के सर की क्लोजिंग है 3% के आसपास के रिटर्न जनरेट कर रहा है। तो ठीक है, ये हेल्थ केयर स्टॉक्स तेज थे, पर अपोलो हॉस्पिटल को कोई खबर आने वाली है, वहाँ पर थोड़ी मुनाफा वसूली देखने को मिल रही है। चलिए, अब मार्केट्स की क्लोजिंग में कुछ ही समय बचा है, लेकिन अब मार्केट्स देखिए तो आज स्ट्रांग 120 अंकों के आसपास का उछाल निफ्टी पे देखने को मिला। 11,288 के लेवल की यहाँ पर क्लोजिंग उसके आसपास होने की तैयारी। सेंसेक्स में 400 अंकों से ज्यादा की स्ट्रेंथ और निफ्टी बैंक यहाँ पर तो रफ्तार ज्यादा तेज थी और ये रिकॉर्ड स्तरों पर पहुंचता हुआ नजर आया। 28,413 ये मौजूदा भाव निफ्टी बैंक का देखने को मिल रहा है। स्ट्रॉन्ग मूव आज के सत्र में देखने को मिला निफ्टी पे। जिन स्टॉक्स में उसमें फटाफट से देखें तो आज है भारतीय एयरटेल का दिन, 5% ये तेज, और साथ साथ निजी क्षेत्र के जो बैंक्स जिसमें आईसीआईसीआई बैंक 3.5% ऊपर, इंडसइंड बैंक में 3% के रिटर्न, और साथ साथ एचडीएफसी बैंक जो बहुत बार डिस्कस हुआ है शो में, वहां पर भी 2% के आसपास की बढ़त देखने को मिली। सपोर्ट किया आज एल&टी अदानी पोर्ट ने, लेकिन एक स्टॉक जो इंडेक्स पे आज सबसे ज्यादा असर डाला था वो था रिलायंस इंडस्ट्रीज। रिकॉर्ड स्तरों पर है ये स्टॉक। क्लोजिंग देखिए आप, रिलायंस इंडस्ट्रीज की स्ट्रॉन्ग मूव स्टॉक में आता हुआ नजर आया और रिकॉर्ड स्तरों पर आज के सत्र की क्लोजिंग है 1331, ये मौजूदा स्तर 2% ऊपर रिलायंस इंडस्ट्रीज आउट परफॉर्म कर गया अपनी कैटेगरी में। ठीक है, अब बाजार बंद होने के वाले, लेकिन आज का मार्केट का मूव बड़ा इंटरेस्टिंग था। अब कल बात देखेंगे, लेकिन हाँ आज की क्लोजिंग बड़ी इंटरेस्टिंग है। और आज एक और चीज़ दिखी जो कि 29,000 के लेवल की बैंक निफ्टी के बारे में आज कुणाल जी और बंसल जी कह रहे हैं कि ये मिस आउट वाला फीलिंग नहीं है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट है, तो जिनके पास भी बैंक निफ्टी की लॉन्ग पोजीशंस है वो ज़रूर अपने पास रख सकते हैं। और अगर मौका मिले, जहाँ में मौका मिले, हम तो आपको एनालिसिस करके बताएंगे सुबह भी और शाम भी, जहाँ भी आपको निफ्टी और बैंक निफ्टी के सौदे मिलेंगे वो आपके सामने सारी की सारी बात रखेंगे। खैर, इस बीच मार्केट बंद हुआ और निफ्टी की जो आज की क्लोजिंग मिली है हमको, वो मिली है 11,290 पे 122 अंकों की बढ़त के साथ, और सेंसेक्स 450 अंक बढ़कर बंद हुआ है। और निफ्टी बैंक की जो आज की क्लोजिंग है वो 450 अंकों की बढ़त के साथ 28,425 पे। तो ये है प्रोविजनल क्लोजिंग, और प्रोविजनल क्लोजिंग के बाद बाजार हो चुके हैं बंद। फाइनल क्लोजिंग थोड़ी देर में आएगी, थोड़ी सी ऊपर आएगी, चिंता मत कीजिएगा। लेकिन बाजार बंद होने के बाद भी जी बिजनेस पर एक्शन है ढेर सारा। क्या है, चुनाव की तारीखों का हो चुका है ऐलान, और हम सबकी जिम्मेदारी के हम अपना वोट डालने जाएं, लेकिन उससे पहले कई बातों का ध्यान रखना ज़रूरी है। इस बार नए नियम क्या बने हैं ये जान लीजिए। आपका वोटर्स कार्ड बना है या नहीं चेक कर लीजिए, वोटर्स लिस्ट में नाम है या नहीं वो भी देख लीजिए। एड्रेस बदला है तो कैसे आप अपना एड्रेस बदलवाएं, क्या कुछ करें।
आपका ट्रांसफर हो गया तो क्या करना है, जैसे कि डिम्पी जी और रजत जी दिल्ली से मुंबई आ गए तो उन्हें क्या करना है, बहुत सारे सवाल है। हाँ सर, हमको पता है हमको क्या करना है, हमको दिल्ली जाना और वोट कास्ट करने जाना है। हमको बहुत अच्छी तरह छुट्टी लेनी है। आप एड्रेस चेंज मत करवाइए, हमको दिल्ली जाना है और वोट कास्ट करके आना है। एड्रेस चेंज का प्रोविजन नहीं समझना। ये तो मना भी नहीं कर सकता मैं, वोट डालने के लिए तो इनकार भी नहीं कर सकता कि आप ना जाएं, लेकिन हाँ वोटिंग की पाठशाला जरूर देख लें। हो सकता है वोटिंग की पाठशाला देखने के बाद डिम्पी आपका मन ये हो जाए कि नहीं मैं एड्रेस ही चेंज करवा लेता हूँ और यहीं कर लेता हूँ। तो बहुत सारे सवाल जो आपके मन में उनका जवाब मिलेगा शाम 6 बजे आपकी खबर आपका फायदा में वोटिंग की पाठशाला। ठीक है, ओके। रात को 8 बजे भारत ने जब से पाकिस्तान के खिलाफ सर्जिकल एयर स्ट्राइक किए तब से इस पर राजनीति हो रही है और विपक्ष बार बार सर्जिकल स्ट्राइक के सबूत मांग रहा है। अब पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने इसे चुनाव से जोड़ते हुए एक हैरान करने वाला बयान भी दिया है। उन्होंने इशारा में कहा है कि चुनाव के दौरान एक और सर्जिकल स्ट्राइक हो सकती है। वाह, आखिर क्यों विपक्ष सारे मुद्दे छोड़कर सर्जिकल स्ट्राइक की रट लगाकर अपनी किरकिरी करा रहा है। इसी पर होगी आज देश की बात रात 7:56 यानी कि 8 बजे। सर्जिकल स्ट्राइक से विपक्ष बेचैन, ये है आज की देश की बात। तो इससे पहले क्या हम विदा लें, पहले तो हमारे सारे एक्सपर्ट से विदा लेना होगा। कुणाल जी, राकेश जी शुक्रिया आपका, सिद्धार्थ जी आपका भी धन्यवाद, राजेश जी हमारे स्टूडियो में शुक्रिया, लेकिन सबसे ज़्यादा शुक्रिया जो हमें अदा करना है वो मित्री का करना है। बिल्कुल। तो मित्री थैंक यू वेरी मच, आज आप आई, पूरा दिन हमारे साथ स्टूडियो में बिताया, हमारी टीम से मिली, हमारे साथ 2 शो की ओपनिंग क्लोजिंग। ये बताइए आपको लगा कैसे, कैसा फील कर रही हैं, क्या लगा है आपका दिन भर का एक्सपीरियंस बताइए। अनिल सर, क्या मुझे परमानेंट जॉब मिलेगी? सीरियसली मुझे मजा आया आपसे मिलकर, आपकी टीम से मिलकर। आज पूरा दिन मैंने जी बिजनेस के साथ बिताया और स्टॉक मार्केट से रिलेटेड भी बहुत कुछ सीखा। थैंक यू सो मच मुझे ये अपॉर्चुनिटी देने के लिए। लेकिन अनिल सर, जाते जाते आपके साथ एक सेल्फी तो बनती है। सोशल मीडिया पर फॉलोअर्स बढ़ जाएंगे मेरे। बिल्कुल, क्यों नहीं, सेल्फी तो बनती है। आइए एक सेल्फी ली जाए मित्र के साथ और उसके बाद कमोडिटी बाजार का एक्शन मृत्युंजय बताएंगे। तो राजीव जी आप भी आइए, एक सेल्फी ली जाए मित्र के साथ। डिम्पी जी आइए। रजत तो बहुत खुश होंगे सेल्फी देख। सेल्फी खिंचा लेता हूँ, अब तो खैर जॉब की बात है। आइए सर, आइए। सेल्फी ली जाए। सब आ रहे हैं ना? सब आ गए। आप मित्री भी आ रही है हमारे साथ। ओके मित्र, थैंक यू वेरी मच। चलिए।